माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, The cinematograph amendment bill 2023, Sri Anurag Singh Thakur to move a motion for consideration of the cinematograph amendment bill 2023. Honorable Adini Chairman sir. Nothing is going on record except Anurag ji's speech. Nothing is going on record except his speech. मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 को आज चर्चा करने की अनुमति दी है और ये चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय उपसभापति जी सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के बाद अगर कोई बड़े संशोधन हुए तो 84 में लास्ट बड़ा संशोधन हुआ था। लगभग 4 दशक बीत गए। इन 4 दशकों में बहुत सारा टेक्नोलॉजी में बदलाव भी आया, देखने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है और दुनिया भर में भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की साख बड़ी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला कोई देश है तो हमारा भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। और माननीय उपसभापति जी यही नहीं, अगर मैं इसी साल की बात करूं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने ऑस्कर्स में भी, चाहे हमारी स्मॉल डॉक्यूमेंट्री में द एलिफेंट विस्परर्स और आरआरआर ने फिल्म के रूप में पूरी दुनिया भर में धूम मचाई और भारत के लिए ऑस्कर जीतने का भी काम किया। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी, जब हम 40 वर्षों के बाद कोई बड़ा संशोधन ला रहे हैं और मैं एक तरह से कहूँ कि बिल को एक बड़े नए रूप में पेश कर रहे हैं, तो विपक्ष का ये रवैया देख के लगता है ना ये फिल्म जगत के पक्ष में है, ना भारत के सॉफ्ट पावर के रूप में उभरने के पक्ष में है। ये खुद तो इतने वर्षों में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज जब इस बिल पर चर्चा होगी तो माननीय सभापति जी देखने को मिलेगा कि ये बिल केवल किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक सीमित नहीं है। ये छोटे से छोटे स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप मैन से लेकर एक स्टंट आर्टिस्ट से लेकर कोरियोग्राफर तक और एक लाइव स्टेज जिसकी या साउंड आर्टिस्ट के रूप में साउंड इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियन, जूनियर आर्टिस्ट, ऐसे प्रोड्यूसर सबके जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि पायरेसी माननीय सभापति जी एक ऐसी दीमक है जो फिल्म इंडस्ट्री को खा रही है। बहुत लोगों के वर्षों की मेहनत, जब चलचित्र पे एक बहुत अच्छा उसका दिखना हो, अच्छी फिल्म आनी हो, तो उसके चलते भी उनके हक खाने का काम पायरेसी करने वाले लोग खाते हैं। और आज जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बात यहाँ पे उठाता हूँ तो उनका हक खाने का काम भी ये लोग करना चाहते हैं। सदन के सदस्य इस पे चर्चा करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, मैं विस्तार में बाद में जरूर बोलूंगा, लेकिन प्रमुख 3 बातें अगर इस बिल के लिए मैं कहूँ कि क्यों लाना पड़ा अमेंडमेंट्स को। पहला तो जो अनऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग होती थी, वर्षों पहले कैमकॉर्डर के साथ होती थी, लेकिन समय के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई, मोबाइल फोन भी आए, अलग अलग तरीके आए। इंटरनेट के जमाने में आज इसका दुरुपयोग करके पायरेसी को और बढ़ावा दिया जाता है। पायरेसी को रोकने के लिए हम इसको लाए। दूसरा, लाइसेंसिंग के प्रोसीजर को और सरल करने के लिए इस बिल के माध्यम से बल मिलेगा। और तीसरा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके साथ हार्मोनाइज करने का काम हमने इसके माध्यम से किया है। मैं विस्तार में इसमें पूरी बात कहूंगा, लेकिन एक बात और जरूर कहूंगा, जब धारा 370-35 से हटाने का समय 70 साल में किसी ने प्रयास नहीं किया, धारा 370-35 से सदा के लिए समाप्त करने का काम भी 2019 में मोदी सरकार ने किया। लेकिन उससे पहले भी माननीय उपसभापति जी
370-35 के कारण इस एक्ट में प्रभाव आता था, लेकिन हमने अब उसको उस सेक्शन को ओमिट करने का काम किया है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई और बहनों को, वहाँ के कलाकारों को इससे लाभ मिलेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं सभी माननीय सदस्यों का सुनने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है सिनेमा जगत के पक्ष में, सिनेमा जगत से जुड़े सभी लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर फिल्म बनाने वाले से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर एक आर्टिस्ट तक, हर किसी के हित में बिल लेकर आए हैं। पूरे सदन का मुझे लगता है समर्थन इसमें मिलेगा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। धन्यवाद। I now call upon the members whose names have been listed for participation in the discussion. Shri Sushil Kumar Gupta. Shri Sushil Kumar Gupta. Mane, please take your seats. Please take your seats. माननीय सदस्य, प्लीज आप जानते हैं सदन के रूल्स और प्रोसीजर के तहत सिनेमेटोग्राफिक बिल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इस पर माननीय लोग भी बोलना चाहते हैं तो मैं इजाजत दूंगा, अदरवाइज जिस इश्यू को माननीय चेयरमैन डील करके स्पष्ट कर चुके हैं उस पर बोलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। बहुत क्लियर। माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता, माननीय सुशील कुमार गुप्ता, सदन के कानून सबके लिए बराबर है। माननीय लोग भी तो मैं इजाजत दूंगा। सिनेमेटोग्राफी बिल पे बोलेंगे, माननीय लोग भी इस बिल पर बोलना चाहते हैं, माननीय लोग प्लीज इस बिल पर बोलना है, माननीय लोग प्लीज, माननीय लोग इस बिल पर बोलने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल की बात भी करना चाहता हूँ और दिल की बात भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मणिपुर में इतना साफ मणिपुर साफ लंबा Standing committee technology, the standing committee submitted its report on 16th March 2020. The cinema was prepared after several rounds of stakeholder consultation introduced in the parliament. It proposes to amend the Cinematography Act 1952. Sir, it has provisions for hardcore panel, provisions for film piracy, which is very, very important. Film piracy is absolutely, I agree with the Honorable Minister that it is like a simmer and it takes away all the vitality of film industry and the film industry of India, which is economically viable. It is becoming unviable for this virus. Honorable Minister, and it introduces new service category for film. So I am not very much interested in this category. Sir, in the introducers, please. Please.
के कारण 1 मिनट इनकी बात सुनने का अवसर नहीं मिला। अगर ये शुरू से अपनी बात कह सके तो बहुत महत्वपूर्ण बिल है, पूरे सिनेमा जगत के लिए है सर। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। डॉक्टर प्रशांत नंदा जी, आप शुरू से बोले, माननीय मंत्री जी आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज। Very much, sir, and I thank the Honorable Minister. I would like to tell you that this is a subject very close to my heart because I am in the film industry for the last 60 years. I have made film, I have seen film, I have seen my film selling, and I have also faced the problems of censor board. And I have also suffered due to piracy. So this is what is me, who have seen all this, and it was 1952, and afterwards everybody forgot. And piracy is such a thing. After mobile or anything, or by conspiracy with the exhibitors, the print of this were being taken away. I have seen Hindi films released today and it is shown in Dubai next day. So for that, actually, we are losing, as I have heard, losing around 18,000 crores per year, and 60,000 people are going for jobless. I'm really sad, and I'm happy today that this bill has come where it has taken care of all these things. It has taken care of so many things, out of which the stringent law against piracy, it is very much in favor of the film industry of India total. It includes imprisonment for 3 years and rupees 10 lakh penalty for those found involved in piracy. And the act of piracy will be a legal offense, and even transmitting pirated content will be punishable. Sab theek hai. Then I am talking about the most important thing, which is it will classify films on the basis of age group instead of rating them U. I mean, I don't think if the government has thought about it, but my experience is that this is not necessary. When filmmakers start to make film, he decides my film is for who are my targeted audience. If my targeted audience, the entire people of the country, then I'll make my film in such a way which will attract only you. When he thinks that no, my film is for a certain group of people, for which I don't need that children to see my film, I make my adult film. So U and A, those two things are pre-decided by the script writer and by the director also. So in that procedure, if you have, it was there that UA 12 and up, 12 and less people cannot see, but that doesn't happen. And again, you have given another, say, there will be another 7 people or children below 7 also will not see. For that, another category will be there. These are all good things. And most important thing, that whenever we have made film, we have seen, we have, since if it is the censor has passed, it is limited to 10 years. Now you have made it perpetual. Fantastic thing, perpetual. I do not have to go again after 10 years. Once it is decided it is a good film, Mother India is good film, Mother India producer also went after 10 years, please renew it. Can you think of it? A film which attracted everybody, and even today, they have to go again by 10 years. They must have done it by 5 times by this time. So this is a very good thing that you have taken. All good, everything. I accept this bill, but I have some suggestions. Because
here I am very sorry that a lot of my friends, honorable friends, are not there. They should have heard it. I am telling you what is happening. The censor board, who will give us the certificate, for them, adult is a related term. For them, not to grant becomes a relative term. I have my own experience in one film when my films were being uh, censored in Bengal. So my film was rejected. He said, no, no, it is total violence. I said, what is violence? It is not, I have made film for everybody. There is no violence. So I had to come to the tribunal, and tribunal said, it's a clean picture. Why it happened? Because that was a 12 years son who was killed by somebody, and the chairman who was there in Bengal, his 12 years son was killed sometimes. So he thought that, no, I can't see. If you can't, if he cannot see, then nobody should see. That was it. So, do you know, I have lost so much of rupees because my film got delayed for 2 years. Now, you have said that there is no tribunal, only those people, censor board people, only again they will see. Let them see, but the members should change. Same members will not be there. If same members will not be there, then only the correct judgment will come. Number two, we are so conscious, or the government is so conscious, that not below 12 people should see. Even they are categorizing that below 7 they will not see. But what is happening to our country? You see, everybody have mobile, everybody have got television, and OTT is there over the top of everybody. And what language they use, we cannot sit with our people, of children, to see that. And what scenes are being given, it's absolutely not acceptable. Something should be done for that also. Number two. Then number three is most important, what I am telling you. Please make, there are certain sequences which the producer or a director, he thinks, if I'll put a virulent, absolutely a rape scene, then people will come and see. That becomes a part of the entertainment. No, there are so great directors have come and gone. Satyajit Ray, Meenal Sen, they have showed how can you make freeze and steal and then symbolize, not totally going details about it, only symbol, only one frame, only two frame, or only one suggestion is enough. So the body, the content of the film should not be a rape. If the rape scene is inevitable, then show it in symbol, not in exhaustive way. That is not the situation. That is what you are also thinking. If there will be a symbolic shot, then people, children of 12 and 7 also can see that film. There is no problem. There are so many things which has to be discussed and decided. But as on today, after 1952, if the government has thought to change it, to amend it, it's very good. It has discussed with many people. I know whatever was necessary, it has been done. But then I think some more discussion needed. And we at this age, we think that now gone are the days when we are sitting with our son and daughter. Now the time has come to sit with our grandson and grandchildren. But I cannot see those OTT films which has got very good content, but very badly, shabbily depicted and very shabbily done, to which I say that the first thing is that censor board should understand, leave aside the content,
how the content is projected in that film. That has to be taken. Number two, the dialogues, they should not use any word which is unparliamentary. Can this be done? If that is done, it is all right. जितना गालियां है, जितना गालियां जो आप सुन नहीं सकते, वो सारे गालियां ओटीटी पे आ रही है आज, और फ्री फॉर एवरीबॉडी टू सी इट. So my request will be, when we are going for an amendment in today, in 2023, when we have already given a thought that we are going to change, give certain more changes that people will think that we do not need for another 20 years to think about it. Let us not do it for this year and then go on adding after 2 years or 3 years. It's not the thing. When you are thinking, please think in a big way, and I request that my suggestions are to be taken seriously. Thank you very much. Thank you, Prashant Ji. Thank you. Dr. Kani Moji, NVN Sonu, not present. Shri Jawahar Sarkar, not present. Dr. Ashok Bajpayee, 4 मिनट. 4 मिनट को कैसे काम चलेगा? 12 वक्ता हैं आपके और 46 मिनट है, तो मैंने अधिक ही कहा है. 4 मिनट. उपसभापति महोदय, भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक देश है. सबसे बड़ी संख्या में फिल्में हमारे देश में बनाई जाती हैं. मनोरंजन और संगीत की दृष्टि से सबसे सस्ता मनोरंजन का एक आधार है हमारे यहाँ सिनेमा जगत. मान्यवर, अगर देखा जाए तो हमारा सिनेमा जगत का इतिहास बहुत पुराना है. भारतीय सिनेमा का इतिहास 19वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है. 1896 में बॉम्बे में लुमियर ब्रदर्स की लघु फिल्में स्क्रीनिंग की गईं. दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है. मान्यवर, भारतीय निर्मित फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई और भारतीय सिनेमा की शुरुआत वहां से हुई. मान्यवर, पहली भारतीय टाकी आलम आरा 1931 में रिलीज हुई, जिसने भारतीय सिनेमा के नए युग की शुरुआत की. इस तरह से मान्यवर एक भारतीय सिनेमा की निरंतर प्रगति हुई है. और आज अगर जिस तरीके से देखा जाए कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय सिनेमा ने बहुत प्रगति की है और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है, चाहे कलाकार हों, निदेशक हों, प्रोड्यूसर हों या क्रूमैन्स हों, और बाकी तमाम सारे लोग जो हैं उस सिनेमा के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है. बड़े पैमाने पर राजस्व का भी अर्जन होता है. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सिनेमा की पायरेसी के कारण बहुत बड़ी राजस्व की क्षति होती है. और मैं समझता हूं लगभग एक वर्ष में 150 अरब करोड़ रुपए से ज्यादा, अरब रुपए से ज्यादा की तो हमारी सिनेमा के राजस्व की घाटा होने का काम हो जाता है इससे एक बड़े पैमाने पर. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसको आवश्यकता थी कि इस विधेयक को संशोधित करने की. पहली बार 1952 में ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट आया और जिसके माध्यम से सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई और ये सोचा गया कि जो फिल्में ऐसी हों जो समाज की सहनशीलता के अनुरूप हों, ऐसी फिल्में ही प्रदर्शित की जाएं, और अगर इसके अतिरेक किया जाता है तो उन फिल्मों पर सेंसर बोर्ड उन्हें रोक लगा सकता है. लेकिन देखिए धीरे धीरे उसका दुरुपयोग होता गया. पहले सेंसर बोर्ड को यह अधिकार था कि 10 साल तक के लिए उसको प्रमाणनीय सर्टिफिकेट दे सकता था. लेकिन आज जो हम संशोधन लेकर के आए हैं उसमें एक बार दिया गया प्रमाण पत्र हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर के लिए. उसकी समय सीमा नहीं रखी गई, लेकिन उसके लिए तमाम सारे नियम निर्धारित किए गए हैं कि बच्चों की आयु सीमा के लिए जो अलग अलग प्रमाण पत्र होंगे वो 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे, उसके बाद 12 साल तक, 13 साल तक की आयु के बच्चे और 16 साल तक के आयु के बच्चों के लिए जो फिल्में प्रदर्शित होंगी उन्हें यूए सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा. इस तरीके से कि हमारे बच्चों पर उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े. सिनेमा ने हमारे देश के विकास में बड़ी भूमिका अदा की है. चाहे हम देखें महिलाओं के सशक्तिकरण के सवाल पर, आज जो महिला तमाम सारी फिल्में आती हैं जिनमें महिला मजबूत पात्र के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित करने का काम किया है. तमाम सामाजिक बुराई के विरुद्ध भी फिल्मों ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है.
साथ ही साथ अगर माननीय उपसभापति जी आप देखें तो फिल्मों ने हमारे देश में एक चाहे हिंदी के प्रचार प्रसार का हो या भाषा के प्रचार प्रसार का हो, संस्कृति के प्रचार प्रसार का हो, एक बड़ा माध्यम बनी है और जिनके माध्यम से आज देश के सुदूर अंचल में जहां हिंदी भाषा भाषी लोग नहीं थे, लेकिन हिंदी फिल्मों के प्रचार प्रसार से आज वहां भी लोगों ने हिंदी का पढ़ना और लिखना या हिंदी को समझना प्रारंभ किया है। इस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारी सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में भी सिनेमा की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अच्छी फिल्मों की। राष्ट्रवाद को भी देश में संरक्षित करने में फिल्मों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी फिल्में जो केवल स्वाद शुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से बनाई गई, वहां मर्यादाओं के साथ समझौता करके फिल्मों को घटिया स्तर का बना करके समाज को एक गलत सामग्री परोसने का काम किया गया। उन पर निश्चित रूप से ये नया अधिनियम अंकुश लगाने का काम करेगा। महोदय, मेरा ये माननीय मंत्री जी ने बहुत सूझबूझ के साथ ये अधिनियम लेकर के आए हैं, जो संशोधन भी लाए हैं, बहुत सूझबूझ के साथ। 1952 के बाद आवश्यकता थी कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट में नया संशोधन आता, लेकिन इन पिछले 60-70 सालों पर वर्षों तक इस पर चिंतन नहीं हुआ। आज सिनेमा हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगरीय क्षेत्र तक सारे देश में देखा जाता है। सिनेमा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाता है। अभी मान्यवर अगर आपने देखी हो कश्मीर फाइल फिल्म आई, वहां के उस स्थिति का चित्रण जो कभी समाज नहीं जान पाता, वो फिल्म आई। अभी केरल स्टोरी एक फिल्म बनी है, किस तरह से धर्मांतरण को करने का काम किया गया। आज देश ने इन फिल्मों के माध्यम से जाना कि इस देश में क्या क्या होता है। तो फिल्में एक ऐसा सशक्त माध्यम है संवाद का, संदेश का और एक सांस्कृतिक एकता का, सांस्कृतिक एकरूपता का, और उसको बहुत सबल होना चाहिए। और मान्यवर जो संशोधन में प्राविधान किए गए हैं कि हमारा जो सेंसर बोर्ड होगा उसके अधिकार भी बढ़ाने का काम किया गया है, कि वो इस तरीके की फिल्मों पर रोक लगाने का काम करेगा। साथ ही मान्यवर हम धन्यवाद आपका। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय 2 सदस्यों ने अपनी ये सूचना दी है कि उनको 3 बजे की मीटिंग में शामिल होना है। अगर सदन की अनुमति हो तो उन्हें पहले बोलने का मौका दिया जा सकता है। डॉक्टर एम थंबीदुरई। Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving the Please be opportunity. Briefly, sir, I am not taking much of the time. So I welcome the amendment bill introduced by Honorable Minister. As other members said, it's a historical thing. For a long time, 1952, when after a long time, our young man has taken initiative, this young man, to see the present scenario, what sort of amendments require. He has brought it. I welcome that. Sir, first of all, as our honorable member said, I am also involved in the film industry. I also produced certain movies and also really distributed. I am one of the distributors. Nearly 100 movies I distributed in my area. Therefore, that is why I'm telling. That is why I wanted to send something. As I said, the piracy is the very major problem the producers are facing. They are investing crores of rupees, and there are many people are committing suicide also. The producers in the film industry, we see that producers are not the big people. Sometimes they are in the highlight. Then afterwards, their life is miserable. Same day, heroes also sometimes very popular. Now afterwards, they are conditioned poor. This film industry is like that. But they are serving the people to entertain, and afterwards suffering a lot in the life. That is the problem. But at the same time, sir, the films are, as said, our honorable member said, not only entertainment, social problem highlighted, and also how to solve them. The film, at the same time, the family problems also, like that, that given some message to the people to where it, how to come forward to solve. That is another way of the films are produced. For example, freedom time, most of the films are produced to give the patriotism to our country, to fight for the freedom. For that, many people devoted the time and spent the money to get our Indian freedom. For that, many films are produced those days. Same way, sir, I am coming from the movement, you know, we are calling it revision movement.
especially former Chief Minister Sin Annathur. He was also Rajya Sabha member. We call as Ranna. He's a Rajya Sabha member. He wrote so many films. Especially he made a historical, social problems. Velekari, that is the famous movie. He got a very reputation. Afterwards, another Chief Minister, my mentor, President MGR, is also a big actor. Amma also the actress. Like I'm telling you, our party also becomes very popular means social problems. Not that media at that time is not only platforms of political platforms. The political issues and social problems, everything highlighted through films. And that is the way the message is gone. The disparity in the society, how to solve it. Casteism, how to stop it. There, how the pride we have to, these are things, sir. These are the way how the films have came. Now that different situation going on. Wherever seeing some kind of violence, what I said, violence is there. But all are following the same formula. That same formula, fighting, any movie, killing, then become a dada, he becomes a police officer, then shows him as a police officer and killing the people. These are the movies, all reputationally they are taking. This is somewhere you people have to advise these producers or censor board can take care of that. Must start giving this mind of the people, the youth people also goes in some other way. It will create some kind of barometer. Second, first, as I said, sir, our friend said, piracy has to be controlled, and the age classification, what you said, I'm feeling one minute. Age classification, it won't work out. What is the age? 7? There are more speakers in this category. No, 7, Please conclude. 7 like that, what you're telling, that is, I don't think as our member said, it won't work out. But I request the Honorable Minister to see that the films, especially piracy, must be controlled. And also, as member said, in due course of time, any amendments required, you can bring it. Not necessarily, it's not end, because you are started a new year, a new step, how to bring some kind of amendment for this kind of industry also. I welcome the Honorable Ministers, the bill brought here. I hope that in future also, if required, we can bring bill support for the bill, that also there. Thank you. Thank you, Dr. M. Thambidurai ji. Dr. Radha Mohan Das ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ और मैं विशेष रूप से सामने जो अनुपस्थित लोग हैं, ये मैं उसके चरित्र के अनुरूप इन्हें समझता हूँ। आज ये काले कपड़े पहन करके अपने आप को दिखा रहे थे। सच यही है कि आज़ादी के 75 सालों में इन्होंने काले धन को बढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। विषय पर मैं विषय पर ही आऊँगा। विषय 52 से लेकर आज तक ये काला धन का ही विषय था। मैं इसी विषय पर हूँ। ये काले धन का ही विषय था, सारा फिल्म का विषय है डॉक्टर साहब, और हम सबने इस आपको बात बताया की गर्व का एहसास कर सकते हैं। आप रूल्स जानते हैं फिल्म पर। मैं आभारी हूं आपका, और हम गर्व का एहसास करते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस की सरकार आई है, हमने हाउसिंग स्कीम की पायरेसी रोकी है, हमने राशन कार्ड की पायरेसी रोकी है, हमने गैस के सप्लाई की पायरेसी रोकी है। और आज मैं बधाई दूंगा माननीय मंत्री जी को कि आज उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पायरेसी रोकने के लिए इस कानून को लाने का काम किया है। उपसभापति महोदय, लेकिन इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहूंगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत सी ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसे हम लोग बैठकर देख नहीं पाते, जैसे आदि पुरुष है, जिस प्रकार का राम और हनुमान का संवाद उसमें दिया गया, जैसे पीके है, जहां भगवान शिव को एक एलियन से डर करके शौचालय में भागते हुए दिखाया गया, जैसे ब्रह्मास्त्र है, जहां रणबीर जूता पहन करके मंदिर में चले जाते हैं, जैसे तांडव है, जिसमें उनका अभिनेता भगवान शंकर का रोल करते हुए गालियां देता है, जैसे काली है, जिसके एक हाथ में LGBT का बोर्ड दिखाया जाता है और दूसरे मुंह में उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, जैसे AMG 1 थी और AMG 2 आने जा रही है, जैसे अतरंगी रे है, जिसमें शिव और हनुमान का अपमान किया गया और हीरोइन ने यहाँ तक कहा कि हमको तुमने हनुमान का प्रसाद समझा है कि जो ही मांग लोगे हम तुमको आकर के दे देंगे, जैसे सुटेबल बाय आने वाली है, लूडो आई है। ऐसी ढेर सारी पिक्चरें हैं अध्यक्ष महोदय, जो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की कमियों के नाते इस समाज में परोसी जा रही हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, नक्सलाइट आंदोलन को हीरो वर्शिप के रूप में ये फिल्में प्रोड्यूस कर दे रही हैं। एक अध्ययन हुआ था 2015 में IIM अहमदाबाद का, 62% फिल्मों में जो बेईमान दिखाए गए वो बनिए थे।
74% फिल्मों में जो मजाक उड़ाया गया वो सिखों का मजाक उड़ाया गया। 78% फिल्मों में जहां बदचलन महिलाएं दिखाई गई उन्हें ईसाई बता दिया गया। और ठीक उसका उल्टा 84% फिल्मों में अगर कोई एक विशेष मजहब का व्यक्ति बड़ा से बड़ा आतंकवादी है तो भी उसको दिखाया गया कि नमाज के समय वो गोली खा सकता है, लेकिन नमाज की पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है, उसको एक पक्का मुसलमान दिखा दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा अध्यक्ष महोदय? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2052 का जो धारा 5B है, जिसमें सेंसर बोर्ड को कुछ विशेष प्रकार की फिल्मों को संतुष्टि न देने का अनुमति दिया गया, जिसमें एक्शन फिल्म्स अगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, against friendly relationship with the foreign countries, against public order, against decency, against morality, against defamatory and contempt to the court। और आश्चर्य की बात है, डिफेमेशन ऑफ कोर्ट तो है, डिफेमेशन ऑफ रिलीजन और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली ऐसी फिल्मों के खिलाफ कोई भी कानूनी प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी से उनके इस विधेयक का पूरे दिल से, तहे दिल से समर्थन करता हुआ उनसे आग्रह करूंगा कि मैं जनभावनाओं को उनके बीच में रख रहा हूं, वो उस पर भी विचार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। उपकुल सभापति जी, मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे कुछ 2-3 ही पॉइंट्स हैं जिनको मैं उजागर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो शब्द है पायरेसी, वो बहुत ही एक नेगेटिव शब्द है। इट्स अ बैड वर्ड, क्योंकि उसमें इमेच्योरिटी दिखती है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस दिखता है, और आइडियाज़ की चोरी तो सही, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है उसी की चोरी का प्रश्न उठता है। तो किसी भी प्रकार की पायरेसी को बंद करने के लिए ये बिल में अमेंडमेंट लाया जा रहा है। प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे कहा गया, सभी सदस्यों ने कहा जो बोले हैं मेरे पहले, कि आज का जो ज़माना है जिसमें हर एक बच्चे के हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चे के पास लैपटॉप है, और पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट सब उनके मुट्ठी में है। ऐसी परिस्थिति में कैसे और कहाँ इसको रोक सकेंगे ऐसे अमेंडमेंट के द्वारा, ये एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, और उसका निराकरण भी कहीं यदि मंत्री जी, माननीय मंत्री जी करें तो अच्छा होगा। एक दूसरा प्रश्न मुझे अभी जब बोल रहे थे डॉक्टर राधा मोहन जी के बहुत सारे मोरालिटी, रिलीजियन वगैरह के प्रश्न उठते हैं। मैं चाहती हूं कि ऐसे जो शब्द हैं विच आर द की वर्ड्स लाइक मोरालिटी, उसका कोई डेफिनेशन दिया जाए, क्योंकि मोरालिटी शब्द का अर्थ अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज में, अलग अलग धर्मों के अंतर्गत बहुत अलग होता है। मुझे ये कहा गया है स्कॉलर्स के द्वारा, संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, भारतीय धर्मशास्त्र के स्कॉलर्स हैं, कि हमारे यहाँ मोरालिटी शब्द का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। इट इज़ बीइंग अंडरस्टूड इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मैं चाहूँगी कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, हमारी भाषाओं के अनुसार, हमारे ट्रेडिशंस, विचारों के अनुसार अनुरूप इसके यदि ट्रांसलेशंस मिल जाएं हिंदी में तो बहुत ही सहाय रूप होंगे। मैंने बचपन से कुछ फिल्में देखी। मैं बहुत ज़्यादा फिल्म तो नहीं देख पाती हूँ, मेरा अपना काम मुझे इतना मसरूफ़ रखता है, लेकिन मुझे याद है कि जेल रिफॉर्म्स के लिए वी शांताराम की 2 बीघा ज़मीन अद्भुत फिल्म थी। मदर इंडिया, जो नारी शक्ति का आज हम बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण, उसके लिए उससे बढ़िया फिल्म मैं नहीं सोचती हूँ कि आज तक शायद बनी हो।
नृत्य संगीत हमारी जो कलाएं हैं, हमारी धरोहर हैं, जीवंत धरोहर हैं। झनक झनक पायल बाजे और ऐसी कुछ फिल्में हमारे सामने हैं या थी। बच्चों के लिए जागृति जो फिल्म आई थी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो आज तक ऐसे गाने कान में गूंजते हैं और ऐसे दृश्य हमारी आंखों के सामने नाचते हैं। लेकिन कल भी मैंने सुना था जो बहस हो रही थी दोपहर में जनजातियों के बारे में, ट्राइबल्स। मुझे नहीं लगता है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज और इंडिजिनस लोगों के उनके दर्शन में, यानी उनको दिखाने में हमारी फिल्में आज तक सक्षम हो रही हैं या हुई थी। शायद इसीलिए भी मुझे लगता है कि हम नहीं समझ पाए हैं, आज तक उन्हें ट्राइबल्स कहते रहे हैं। आज तक we have not understood what are their traditions, what are their festivals, what are their mindsets, what is their philosophy. इनका जिस तरीके से निरूपण होता रहा है फिल्मों में, वो बहुत ही आपत्तिजनक रहा है। उनको हमेशा ऐसी अवस्था में दिखाया जाता है कि जी 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 मुझे एक 30 सेकंड, ऐसे दिखाया जाता है कि दे आर टू बी यूज्ड एंड थ्रोन अवे। मैं चाहूंगी कि इस पे भी थोड़ा विचार हो कि जब आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं या इसकी प्रावधान कर रहे हैं, तो ऐसी फिल्म या ऐसी कंटेंट के बारे में भी जागृति रूप से सोचा जाए, जागृत रूप से सोचा जाए। एंड ये जो 7 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष, ये अलग अलग जो है, उसका कोई मुझे मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सबके पास मोबाइल होते हैं, वो कहाँ तक आप रोक लगा सकेंगे, ये बात सोचने की है। बाकी मैं बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री एस निरंजन रेड्डी, माननीय एस निरंजन रेड्डी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Before I start speaking, Deputy Chairman, sir, I must confess that I have an abiding interest in films. I have been creatively involved. I've also produced some films. Good. So it's my duty to first inform the August House about my interest before I speak. Chairman, Mic is not on. Are you in your seat? Yes, now it is on. I'm sorry. Please, Deputy start. Chairman, I rise to support the bill on behalf of my party. There are 4 important features of this bill, why we feel that this bill is commendatory and needs to be supported. First, the government, Deputy Chairman, sir, reduces its control because it has taken away 1 round of revision power that it had under Section 6. So there's lesser government control on the creative aspect. The second, the certification period has been increased from 10 years to perpetuity. It's again a very welcome step. One of the honorable members has already spoken about it. The third is the age appropriation that is required to be mentioned in the certification now. Now, this would give the viewers an informed choice when they're taking children. When films are certified as UA, they would know what age would be the appropriate age which they may be able to take their children along for the film. So this gives that viewer's choice to the audience, informs them better. So this is a very salutary feature. The fourth, which is the most important feature of the bill, sir, is the anti-piracy provision that has been made. Now, the Deputy Chairman, I would only wish to state that the government has done a good job in providing for this feature now, but it may need to consider whether this may be a case of doing a little too late, and I would like to give the reasons for that. The provisions, sir, that have been made now for ensuring that if someone is carrying an audio-visual recording device into a cinema theater, that has been made punishable, which is very creditable. It does not go sufficiently far because this is inspired possibly by the anti-camcording legislations that were in place in USA from 2005. South Korea and Philippines had it in 2009 and 2011. That time, sir, that kind of a provision possibly had a greater effect. Not to say that this is not useful now. It is useful. I commend the government. I'm only trying to say that maybe there is a little more that can be added.
Now, earlier when those laws in 2009, 5 and 11 were available, sir, what could happen is someone had to carry a camcorder into the theater for the purpose of recording a film. It was easier to detect, it was easier to arrest, it was easier to implement. Possibly now, while because of the proliferation of mobile phones, where everybody has a recording device in their pocket, giving teeth to the law today in terms of implementing it may be little difficult. So I would want the government to go a little further. I'm commending the government for what they have done, because this bridges a gap. Earlier, sir, only when a copy was made and a copy was exhibited, it would result in what is called as an infringement under the Copyright Act. Once it is infringed, Section 63 would come in, sir, and whoever aided or abetted the infringement, including by someone who may have recorded this movie in a cinema theater, would also become guilty, and he would also be punished. But now, the very fact that someone is recording it in the theater by taking a audio-visual recording device, by itself is sufficient to make it punishable, so it will have a larger deterrent effect. But as I mentioned, sir, because of the difficulty that may be available to the implementing agencies for ensuring that, because everybody has a mobile phone, if there are 1,000 people in an auditorium or 500 people, each of them have a recording device. So the suggestion I have for the government, therefore, is that after a film is recorded, now the most common way, sir, in which this film is being shown is by it being streamed on these pirated sites. We have provisions. Thankfully, sir, all the 3 laws which enable the government to stop this. One is the IT Act, the second is the Copyright Act, and also the Cinematography Act. All are under the central legislative sphere. So it is the central government. Sir, I'm requesting for 2 more minutes because Your party has one more speaker. I know, sir. But sir, can I ask for 2 more minutes? Otherwise, I'll stop. I just have 2 important conclude suggestions. in 1 minute. Yes. Conclude in 1 minute. You have Yes. one more speaker. So what is happening now, sir, is that as and when there is a illegal streaming that is happening, the streaming would have to be blocked. So the instructions would have to go from a lawful authority or for a court, and we have found it is very difficult that these kind of instructions can be obtained on a film-to-film basis and on a site-to-site basis. So maybe the government may have to come up with some scheme which will make it easier to give effect to what the government itself seeks to achieve under the Piracy Act. Sir, then I have one other important submission. So it is now well documented that piracy is costing the Indian economy $2.8 billion, which roughly translates to 20,000 crores. This is only going to increase. Sir, I am therefore suggesting that if the cinemas piracy is going to be stopped, sir, it would result in the power of the Indian cinema reaching larger audiences and the soft power of cinema. Just to give an example, when we see now Korean cinema, sir, it has somehow managed to reach every corner of the world. This has resulted in increased tourism. Indian cinema is just on the frontiers of stepping outside the traditional areas of Indian film viewing. Sir, I would request the government to look at this piracy-related issues little more seriously. I commend the government, I support the bill, but with a hope that with the young minister in charge, we may have more proactive steps from the government for protecting the film industry. Thank you, sir. Niranjan Reddy ji. Shri Pavitra Margarita. Mani Pavitra Margarita. Yes, sir. Please. Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the bill, which I support, that is the Cinematograph Amendment Bill 2023. So almost all the points which I had prepared are being spoken by my colleagues. And yes, fortunately, I am from a state which has a very glorious history in film industry. Jyoti Prasad Agarola, the first filmmaker of Assam, he produced, directed the first movie way back in 1935. It's called Joymoti. So after 12 years, we are celebrating the 100 years of Assamese cinema. And Joymoti, the first movie, to the best of my information, it is the first dubbed or re-recorded movie in India. And it is amongst the first 10 talkies of India. And the main character, the protagonist is female protagonist. I think during those days, this is the first film having a female character in the center stage. So I also had the opportunity to serve
the film industry as a film worker. I'm from the film fraternity. I have an experience of 25 years in Assamese film industry, right from. So I used to produce, direct, and assist the directors as well. So I had the experience as a member of film censoring boards, and I served the first studio, government studio of India, that is Jyoti Chitravan in Assam. It was established 60 years ago. I had the opportunity to serve as the chairman of the film studio, government film studio. So having these experiences, I really appreciate the moves taken by our honorable minister because of the practical knowledge or experience. With the experience and knowledge, I do appreciate our honorable minister and our GOVT for taking this bill of amendment. And the piracy, yes, the main focus in this bill for my side is the piracy. And yes, for a filmmaker or a member of the film fraternity, piracy is cancer, like cancer of film industry. It not only affects the producer or the production house, but the entire ecosystem, right from the spot boy, the junior artist, the dancers, to the director, to the writer. Entire ecosystem of film industry get affected because of piracy. And I really, not only as a member of this parliament or a member of my BJP, but as a film fraternity member, I congratulate, I thank Anurag Thakurji for this amendment. And another important point, which is already been spoken, that the categorization of the age bar of certification, that is UA category into the three age-based categories, namely UA 7+, UA 13+, and UA 16+. Earlier, it was a wide range because it was only UA, the movies which can be seen even by children with parental guidance, but it was a wide range up to 18 years. But now, as it is UA 7, UA 13, UA 16, this will help the censor board, the guardians, the society. So this categorization is welcomed by us. And the main thing, that is the piracy. Our film industry already, my friends have already mentioned that our industry has a potentiality of, the revenue generation is almost 2 billion USD, equaling 16,000 crore or something more. But it will be doubled if piracy is stopped. So as a film fraternity member, as a member of BJP, I again congratulate, thank, support our honorable minister and the bill. Thank you. Thank you, Pavitra ji. Within time, 4 minutes, you have given good inputs. Mani Shri Dhananjay Bhimrao Madhyam. धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 पे बोलने का मौका दिया। सर, ये बिल हमारे माननीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी लेके आए और मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें आई है सर। इसमें सिनेमाटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है, पायरेसी में कठोर दंड के प्रावधान है और हर आयु के लिए नई श्रेणियां बनाने का इस बिल में आयुधान किया गया है। सर, जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हम पे प्रभाव करती है, जैसे हमारे गुरु का ज्ञान, प्रशिक्षण हम पे प्रभावित होता है, उसी तरह सिनेमा भी हमारी लाइफ पे प्रभाव करता है। आप देखते हैं कई सारे सांसदों ने यहाँ पे बताया कि सिनेमा का जो बजट है या इकोनॉमी है वो हमारे देश के इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसमें जॉब क्रिएशन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। सर, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र में जहाँ बॉलीवुड का हब है, मैं कोल्हापुर से आता हूँ। तकरीबन सभी सदस्यों ने जिन दादा साहेब फाल्के का नाम लिया, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के जगत का जनक कहा जाता है, वो कोल्हापुर से थे सर। कोल्हापुर में कई सारी बड़ी हस्तियां थी सर, जैसे वी शांताराम जी, मास्टर विनायक जी, बालजी पेंडारकर जी, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने की कोशिश की और मिला है सर।
भालजी पेंढारकर जी तो वो नाम है जिन्होंने हमारे देश में 100 साल, तकरीबन 100 साल पहले जो फिल्म वाला कैमरा जो बना था वो हमारे कोल्हापुर के भालजी पेंढारकर जी ने किया था सर। तो मैं महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहूँगा, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहूँगा। मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी अभी बॉलीवुड को टक्कर दे रही है सर। कई सारे हमारी फिल्में अभी 100 करोड़ के उस स्लॉट में जा चुकी है। लेकिन मैं मंत्री से मांग करता हूँ कि कुछ उनकी भी दुविधाएं हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ अनुदान देती है मराठी फिल्में बनाने के लिए, वैसे मैं चाहूंगा कि देश के सभी रीजनल जितने भी लैंग्वेजेस बनेंगे उसमें केंद्र का थोड़ा सहयोग होना चाहिए। अगर उनको थोड़ा हम सहयोग देंगे तो रीजनल लैंग्वेजेस में कई सारे फिल्में बन सकती है। दूसरी एक दुविधा है सर, इन रीजनल लैंग्वेज के फिल्मों को थिएटर अवेलेबल नहीं होते, तो रीजनल लैंग्वेजेस के मूवीज के लिए एक प्रावधान किया जाए, फलाने थिएटर में उसको या हर एक के लिए कोई कोटा अलॉट किया जाए। और उसी में तीसरा जो सिंगल थिएटर स्क्रीन है सर, जो पुराने पहले से चले आते थे, उसमें बहुत सख्त प्रावधान है। मैं मांग करता हूं मंत्री जी से कि उसको नया बनाने के लिए बहुत सारे कड़े प्रावधान है, तो वो पुराने सिंगल स्क्रीन गिरा के वहां पे मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए, या और भी कोई चीजें जैसे मॉल बनना है, वहां पे जगह बहुत सारी प्राइम लोकेशन पे होती है, तो उसमें अगर हम उनको मदद करेंगे तो नए तरीके के डिजिटल थिएटर्स वहां पे बन सकते हैं सर। दूसरी जो बात पायरेसी की यहाँ पे की गई, सभी सांसदों ने यहाँ पे किया। पायरेसी सर, जैसे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी में फिल्म इंडस्ट्री का हो रहा है, वैसे पायरेसी का भी ग्रोथ हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे पायरेसी हो रही है, और मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अलग अलग आयु के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई हैं, जैसे US 7, US 13+, US 16+, तो अलग अलग आयु के लिए ये बनाई है। लेकिन उस पर कंट्रोल इंटरनेट का ज्यादा है, और इंटरनेट में कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स है सर। अभी आप देखेंगे, मैं ये भी मांग करूंगा सरकार से कि देश भर में सरकार का इंटरनेट ब्रॉडबैंड हर हाउस होल्ड में होना चाहिए, इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है सर। आप देखिए, अभी मैडम ने कहा कि हमारी बॉलीवुड की जो फिल्म्स है या हमारा जो संगीत है वो विश्व में प्रसिद्ध है। जनक जनक पायल बाजे 100 साल पहले, 50 साल पहले हुआ था, हम आज भी सुन रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, अभी वो कहाँ है? अभी के फिल्मों में गाने आ रहे, 4 बोतल वोडका, रोज मेरा काम मेरा रोज का, या रात भर पार्टी करो अभी सुबह नहीं हुई है। तो इस पे भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये सर खत्म करूंगा सर, तो इस पे भी थोड़ा कंट्रोल हमारा होना चाहिए सर। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह यूपी में 1000 नहीं, प्लीज आपस में बात नहीं, 1000 करोड़ की लागत से यूपी में बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। मैं चाहूंगा सर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, हर एक राज्य में, विशेषतः महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का बॉलीवुड आप बहुत विश्व प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में भी इसका एक बड़ा फिल्म स्टूडियो बने जिसमें सरकार की मदद हो। और वहां पे हमारे यहाँ पे बहुत कलाकार है, हमारे कोल्हापुर में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत कलाकार है, उनको इससे फायदा होगा, उनको इसका योगदान मिलेगा। ये उसको मजबूत करने के लिए सरकार स्टेप्स ले। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय धनंजय जी। मिस कविता पाटीदार। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर आपने मुझे अपने वक्तव्य रखने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं इस सदी के राष्ट्र नायक, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी को इस संशोधन विधेयक के लिए बधाई प्रेषित करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कला हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। हम ये भी मानते हैं कि परिवर्तन इस सृष्टि का एक नियम है। सिनेमा जगत में भी उसके माध्यम में, साधन में, उसे सहबद्ध औद्योगिकी में, दर्शकों में समय के साथ परिवर्तन आया है। इसलिए प्रमाणन प्रणाली में भी उसका परिवर्तन होना आवश्यक है, जो इसे समकालीन होने के तरफ आगे बढ़ाता है। हम सब जानते हैं कि यह संशोधन विधेयक समय के अनुकूल प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने और समग्र रूप से फिल्म चोरी पर रोक लगाने और इस क्षेत्र में नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है। माननीय सभापति महोदय, चलचित्र मनुष्य की एक अद्भुत उपलब्धि है। हम जानते हैं कि मानव समाज के
विभिन्न पहलुओं का सजीव चित्रांकन इसके माध्यम से होता है। भावों की अभिव्यक्ति का एक ये मजबूत आधार है और मुझे खुशी है कि सदन में इस क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे साथी सदस्य भी मौजूद है। मैं उनकी कला को प्रणाम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नई डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन से और जो थिएटर में जाने वाले लोगों की संख्या की कमी के कारण इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्मों की चोरी के कारण फिल्म जगत को बहुत नुकसान हुआ है। इस संशोधन के द्वारा फिल्म पायरेसी के खतरे को व्यापक रूप से अंकुश लगाने और सिनेमा जगत के सृजनात्मक उद्योग की सुरक्षा करने के प्राथमिक उद्देश्य से लाया गया है, जिसमें उल्लंघन पर कठोर सजा का भी प्रावधान है, जो कि 3 माह से लेकर 3 साल तक भी है और इसमें अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि पायरेसी के कारण ऑनलाइन फिल्मों की पायरेसी से ओटीटी प्लेटफॉर्म को 2022 में 24.63 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट अर्नेस्ट एंड यंग की भी है, जिसके मुताबिक पायरेसी से 2019 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को करीब 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, फाइनेंशियली लॉस ही नहीं, परफॉर्मेंस लॉस, क्रिएटिविटी लॉस, जॉब लॉस भी इसके कारण होते हैं। माननीय महोदय, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 फिल्म इंडस्ट्री एवं सृजनात्मक उद्योग को न केवल पायरेसी की महामारी से निजात दिलाने का काम करेगा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के तीव्र विकास में भी मदद करेगा। अभी हमारे एक सदस्य माननीय राधा मोहन दास जी ने भी कहा था कि फिल्मों के द्वारा कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें हमारी संस्कृति का गलत चित्रांकन किया गया है और वैसे भी कहा गया है कि जैसा चित्र होगा वैसा ही चित्त होगा। तो क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कहाँ दिखाना है और किसको दिखाना है, इस विधेयक के द्वारा इसको भी नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। मैं सरकार की इस पहल का खुले दिल से स्वागत करती हूँ। माननीय महोदय, फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भारत में कानून को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली और फिलीपींस जैसे न्याय क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करेगा। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चर्चाधीन संशोधन विधेयक 2023 में वैसे तो कई प्रशंसनीय प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सबसे स्वागत योग्य कदम प्रमाण पत्र की सतत वैधता का ये प्रस्ताव है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि नए विधेयक विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर फिल्मों और सामग्री के वर्गीकरण में एकरूपता तो लाएगा ही, लेकिन फिल्मों को बढ़ावा देने और इस स्थानीय सामग्री को वैश्विक बनाने में मदद करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फिल्म भी हमारे भारत में बनती है, विभिन्न भाषाओं में मिलती है और हमारी इस कला को अब विदेशों में भी प्रोत्साहन और पुरस्कार मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा सृजनात्मक रही है। उन्होंने विभिन्न कला और कला से जुड़े हुए क्षेत्र के लोगों के हितों को संरक्षित करने का सदा ही प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व एवं सुखद अनुभूति है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, जिसके नेतृत्व में देश जहां विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति को सुरक्षित किया है, वहीं कला के क्षेत्र में भी उनके हितों को संरक्षित करते हुए गंभीर संवेदना का परिचय देते हुए इस विधेयक को लाने का काम किया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अनुराग जी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कविता जी। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब नॉट प्रेजेंट। श्रीमती गीता एलायस चंद्र प्रभा जी, माननीय श्रीमती गीता एलायस चंद्र प्रभा जी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि चलचित्र संशोधन विधेयक के महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। महोदय, किसी भी देश की फिल्में उस देश के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का एक दर्पण होता है। इसी तरीके से हमारे देश में 1913 में मूक फिल्म एक राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक फिल्मों द्वारा देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाया जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग के हित में अनेकों प्रावधान किए जा रहे हैं। आज भारतीय फिल्म उद्योग के क्षेत्र में
फिल्म सामग्री की चोरी की एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। प्रत्येक वर्ष फिल्म सामग्री की चोरी से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 20,000 के समथिंग 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा फिल्म की सामग्री की चोरी को रोकने के लिए कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं। महोदय, इसके अतिरिक्त यह विधेयक भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय सामग्री को वैश्विक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वर्तमान में सेंसर बोर्ड के नियमों के अनुसार फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा रहा है, परंतु इस विधेयक के माध्यम से श्रेणियों में वर्गीकरण करने के बजाय फिल्मों की उम्र समूह के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रावधान किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने उनके द्वारा इस गंभीर विषय को चिंतन किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी देश की संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को फिल्म द्वारा दर्शाता है, परंतु आज भारतीय फिल्मों की सामग्री का पश्चिमीकरण किया जा रहा था। अनेकों फिल्म ऐसी होती हैं कि जिनकी सामग्री को आप परिवार के साथ नहीं देख पाते थे। इन फिल्मों को भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं होता था। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने हेतु फिल्मों को उम्र समूह के आधार पर वर्गीकरण करने का निर्णय सरकार द्वारा एक सकारात्मक कदम है। महोदय, एक समय ऐसा था कि जब हम परिवार के साथ बैठकर फिल्में देखते थे तो कई अभिनेताओं के द्वारा भारतीय रीति रिवाज के साथ ऐसे से संबंधित ऐसे गानों को प्रस्तुत किया जाता तो देखने में मन खुश होता था, अच्छा लगता था कि मेरा भारत महान है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय फिल्मों का पश्चिमीकरण किया गया, उसी प्रकार से देश की संस्कृति विरासत को मिटाने के लिए बॉलीवुड में अनेकों अन्य व्यवस्थाएं स्थापित करने का षड्यंत्र भी रचा गया है। कई सदियों तक देश की संस्कृति विरासत को फिल्मों के माध्यम से मिटाने के लिए संस्कृत षड्यंत्र होते रहे हैं और हमारी पहले की सरकारें मूर्ख दर्शक बनकर देखती रही हैं। महोदय, इस स्थिति ये थी कि फिल्मों में माफियाओं का इतना भय था कि फिल्मों के निर्देशक, निर्माता, अभिनेता चाहते हुए भी भारत की संस्कृति का व्याख्यान नहीं कर पाते थे। आज देश के हित में, देश की संस्कृति के हित में फिल्मों के निर्देशक, निर्माता बिना किसी भय के फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा के जगत दादा साहब फाल्के जी जिस कल्पना के साथ फिल्मी जगत की स्थापना करके गए थे, आज भारतीय फिल्मी जगत पुनः उसी स्वर्णिम काल की तरफ जा रहा है। महोदय, मैं इन सभी व्यवस्थाओं के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज सदन में यह विधेयक भारतीय फिल्म जगत के अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। बस एक सेकंड में करती हूँ। फिल्मों की सामग्री चोरी जैसे अनेकों समस्याओं का सामना भारतीय फिल्म जगत में कर रहे हैं। मैं इसके लिए, इस पहल को और इसको रोकने के लिए माननीय सरकार द्वारा और माननीय मंत्री जी की जो फिल्मी उद्योग की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए जो एक ये विधेयक लाने का विशेष कदम उठाया गया, मैं स्वागत करती हूँ और पुरजोर समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रप्रभा जी, माननीय चंद्रप्रभा जी। माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे सामने बैठे ऐसे एक नौजवान को मंत्री बनाया और वो नौजवान है इस बिल को लाके साबित कर दिया। हिम्मत करा। सिनेमाटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, ये अमेंडमेंट के ऊपर बोलने के पहले मैं जिस धरती से आता हूँ, त्रिपुरा से, वहाँ सचिन देव बर्मन का भूमि है, राहुल देव बर्मन का भूमि है।
उस भूमि से मैं आता हूं, तो स्वाभाविक तौर पे मैंने सोचा था पहले बोलूंगा नहीं, तो नहीं बोलूं, तो उनके प्रति जो मेरा श्रद्धा और विश्वास, उसको देखते हुए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। गाऊंगा मैं ओ माझी रे, वो गाना सबसे, वो एसडी का मेन गाना है। तो मैं सबसे पहले हमारे सामने जो आज जिनको रहना चाहिए था, जो हर बार आवाज उठाता है, जो मोदी जी सरकार में आने के बाद रोजगार के लिए किया, कहां कहां किया, तो इनको जब रोजगार की कोई बिल अमेंडमेंट आता है तब वो रहता नहीं, बोलता नहीं, बाहर जाके मीडिया में बोलेगा, चिल्लाएगा, जो रोजगार कैसे देगा, रोजगार कहां से होगा। मैं आता हूं, मैं मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को सनराइज सेक्टर मानता हूं, और उसमें इस विधायक को जो संशोधन आई है, मैं इसको सपोर्ट भी करता हूं। साथ ही साथ जो अनुमानित 2025 तक इसमें 4 लाख करोड़ की रोजगार आएगी, और 2030 तक ये जाके लगभग 7.5 लाख करोड़ के रोजगार हो सकता है, किंतु जो सुनने वाले है नहीं। अब रोजगार कहां से आएगा? वो बिल जब लाया गया है उसमें संशोधन लाया गया है, चोरी रुका गया है, पायरेसी रुका गया है, और इसमें स्लॉट बना दी गई है, और साथ साथ सेंसर की व्यवस्था की गई, ओटीटी में जो रोक लगाने की व्यवस्था की गई, तब वो लोग नहीं है। मुझे दुख है, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फोरम होता है हेल्दी अपोजिशन, हम लोग, मैं तो नया आया हूँ राज्यसभा में, किंतु मैं देखता हूँ, जब से आया हूँ इनका जो रोल देखता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता, देश के लिए सोचता है ना वो अपने के लिए सोचता है। इसलिए ये जो विधायक लाया गया है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, और साथ ही साथ अनुराग जी को धन्यवाद भी देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसमें डिटेल्स इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, इसमें बहुत सारे अच्छे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग या सांसद बैठे हुए, बहुत डिटेल्स में आलोचना हुई है। मैं बार बार बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा, तो इसके माध्यम से आपने चोरी रोकी, जैसे कि आपने अलग अलग व्यवस्था की, इसमें भी ये व्यवस्था किया गया है, और जो रोजगार जो इसमें सृजन होगा, जो यंग जनरेशन को मिलने वाले हैं, और अनुराग जी ने ये बिल लाया है, ये अमेंडमेंट लाया है, ये भी नौजवान है, हिम्मत किया है, आगे हिम्मत करो अनुराग जी, हम लोग आपके साथ हैं। सब बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय ऑनरेबल श्री जी के वासन, ऑनरेबल जी के वासन। Sir, films give powerful message to the society, which is watched by crores and crores of people in various languages, in various states in the country, sir. This particular bill, sir, is a very important bill crafted by the ministry very clearly, which is the need of the hour for the industry, sir. Last 1984, 4 decades back, the amendment of certain bills were done. Now, after 40 years, lot of bill amendment changes has been done, means this is really going to help the industry, the people who are working in the industry, their future, from heroines, producers, technicians to light boys, sir. Especially the subject taken today is piracy, unauthorized recording, simple licensing, no renewal, lifelong, censorship without tribunal, are certain important aspects in this bill. I'm sure, sir, this bill introduced today will go a very long way in the film industry, so that without much problems, the industry can run. Any changes in this, sir, which are given by the people who are in the industry in this August House, can be taken by our Honorable Minister. With this, I support this bill, sir. Thank you very much. Thank you, Vasan sir. Honorable V. Vijay Sai Reddy ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I on behalf of my party and my leader, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, tries to support the bill.
Sir, I would like to bring only 3 points to your kind consideration and to the consideration of the Honorable Minister, sir. Sir, the first point is India's population has crossed 140 crores, which is more than China population. And in China, there are about 80,000 theaters, and whereas in India, there is only 8,000 theaters. Therefore, it is imperative on the part of the government to encourage the theater construction by taking the appropriate measures, because cinema is the cheapest industry for any grassroots level worker, sir. And second point, which I would like to bring to your kind notice is, sir, after the certificate, censor board certificate is issued, what is certificate of censor board, sir? It means that it is perfectly in order. The act doesn't envisage or doesn't say anything about the immunity that is granted to the producer or to the director after the certificate is issued. Once the certificate is issued, it means that any criminal cases that are likely to be filed should have an immunity for the director and producer, sir. And bill doesn't contain such provision, sir. And third point, sir, the last point, very important point, sir, which I would like Honorable Minister to take note of it, and you also, sir. Sir, the total cost of production of a movie, presuming that it is about 400 crores Hindi film with top stardom, the big hero like Salman Khan will charge about 250 crores, which is about 70 to 75% of the total production cost. Even though the cinema industry has got about 2 lakh workers, only the real beneficiaries are the heroes who are hardly in 50 or 60 numbers in India. Therefore, my suggestion to the Honorable Minister is that there has to be an appropriate legislation to ensure that the benefits are distributed, because they are charging from the grassroots people and from the villagers whose hard-earned money is spent for seeing the movie. Therefore, appropriate provisions have to be brought in to contain the remuneration or equitable distribution of the benefits for all the workers, because hero alone cannot produce the movie. There are hundreds of workers who are working daily in and out to produce a movie, sir. And apart from this, sir, one important feature is, Anuragji, one important feature is hero's son will become hero. Hero's daughter will not become heroine. Why? Your good self is aware of the reason for that. Why hero's son is only the handsome hero? No, there are so many handsome personalities in India. Why hero sons are becoming heroes? So this point also I request the Honorable Minister to take consideration of it. And then thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, माननीय विजय साई रेड्डी जी। माननीय श्री अजय प्रताप सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस बिल के प्रावधानों के संदर्भ में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से सदन में उपस्थित साथियों को अवगत कराया है। मैं संक्षेप में इस बिल के फलितार्थ के संदर्भ में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बिल में प्रमुख रूप से 3 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन है दर्शक वर्ग के संदर्भ में, जो यूए कैटेगरी 12+ थी, उसको हटाकर यूए की कैटेगरी 3 वर्गों में और जोड़ दी गई है। मैं समझता हूं कि ये संशोधन आने के कारण फिल्मों में जो दर्शक वर्ग है उसमें वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ आज भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत का समाज जिम्मेदार है, और उस जिम्मेदारी को देखते हुए सरकार ने एक अवसर दिया है भारतीय समाज को कि वो तय करें कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं है, ये जिम्मेदारी परिवार के ऊपर है।
और ये पहल सरकार की निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। दूसरा जो प्रमुख रूप से संशोधन है वो पायरेसी के संदर्भ में है। पायरेसी के संदर्भ में न केवल फिल्मों की चोरी अपितु उसके प्रचार प्रसार, उसके प्रसारण को भी इसके दायरे में रखा गया है। जो इस काम में संलग्न होगा उसका भी कृत्य आपराधिक माना जाएगा, उस पर भी जुर्माना लगेगा, उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा, उसको भी सजा होगी। और ये पायरेसी का जो संशोधन हुआ है इसके कारण फिल्म उद्योग को बहुत लाभ होगा। अभी मेरे अनेक साथियों ने उल्लेख किया है कि ये उद्योग ऐसा है कि जो 18,000 करोड़ रुपए का इस भारत के कोष में अपना योगदान देता है। अगर ये फिल्म पायरेसी रुक गई तो फिल्म उद्योग की आमदनी बढ़ेगी, और फिल्म उद्योग की आमदनी बढ़ने का अर्थ है कि भारत के कोष में फिल्म उद्योग के द्वारा ज्यादा योगदान दिया जाएगा। और अभी अनेक साथियों ने यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया है कि अभी फिल्म उद्योग हमारा थोड़ा सहमा सा है, एक जकड़न में रहता है, पेट्रो डॉलर के प्रभाव में रहता है। ये जो पेट्रो डॉलर का प्रभाव है हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करता है, फिल्मों के चित्रण को प्रभावित करता है। अगर ये पायरेसी रुक गई तो हमारा फिल्म उद्योग अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, खुद सक्षम हो जाएगा, तो फिर उसको किसी भी पेट्रो डॉलर अथवा इस्लामिक डॉलर की सहयोग की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो तीसरा जो प्रमुख कारण है, उपसभापति महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को एक महारत हासिल है। महारत क्या हासिल है कि हम खत देखकर ही खत के अंदर का जो मजमून है उसको समझ लिया करते हैं। ये लिफाफा देखकर ही मजमून समझ लिया करते हैं। अब इसमें 1952 से चला आ रहा था कि 10 साल बाद कोई भी फिल्म हो उसको प्रमाणन के लिए, उसके सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा भाई? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है कि अभी जो सुबह के सत्र में काले कपड़े पहनकर आए थे वो इसके साथ साथ ब्लैक मनी जो जनरेट करने का उद्यम चला करता था, विषय पर बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। बिल पर ही है साहब। ब्लैक मनी जनरेट होती थी, एक बार 10 साल के लिए प्रमाण पत्र दिया, फिर दोबारा 10 साल के लिए आओ, फिर उसके अंडर द टेबल बहुत सारे जो डील होते हैं वो डील करो, और ये डील जो होती है यही ब्लैक मनी जनरेशन होता है। ये ब्लैक मनी का जो जनरेशन होता था, जो इसमें प्रावधान कर दिया है कि एक बार प्रमाण पत्र ले लिया, अब वो शाश्वत है, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो ये ब्लैक मनी का जनरेशन भी समाप्त होगा, और उसके माध्यम से जो फिल्म निर्माता हैं, फिल्म उद्योग जगत के लोग हैं, थोड़ा निर्भय होकर अपना काम कर सकेंगे, और इसके माध्यम से जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जैसा बताया है कि जो एक्सपेक्टेड है कि ये जैसे फिल्म उद्योग ग्रो करेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, न केवल देश की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आपने मुझे इस बिल पे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी को भी बहुत साधुवाद देता हूं कि ये सार्थक बिल लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जो वाइब्रेंट इंडस्ट्री है इसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। Thank you, The sir, topic is film. Please. No, you have to speak of the film only, not of Rao. Please. The Chief Minister's son can become a Chief Minister. That's it. Sir. Thank you, sir, for giving this opportunity. The Cinematographic Amendment Bill aims comprehensively address the issues relating to the film certification, address the issue of unauthorized recording, exhibition of films, and curb the means of film piracy by transmission of unauthorized copies on the internet, improve the procedure for certification of films for public exhibition by the Central Board Film Certification, as well as improve the categorization of the certification of the films, and harmonize the law with extant executive orders, judicial decisions, and other relevant legislations. Sir, Act which is in place more than 7 decades is being amended now in 2023.
I welcome the proposal and support this bill. But since the bill aims to substitute the Section 4 of the Act relating to the examination of films so as to introduce the age-based certification in UA category into 3 age-based categories, namely UA 7, UA 13 and UA 16, and also to empower the board to sanction the film with a separate certification for its exhibition on television or such other media as may be prescribed. And to amend the Section 3, Section 5A of the Act, so far as given perpetual validity of the certification of Central Board Film Certification, sir. And omit the subsection 1 of the subsection C relating to revisional powers of the central government in the light of the Supreme Court judgment. However, insert section 6AA, 6AB relating to prohibition of unauthorized recording and prohibition of unauthorized exhibition of films, respectively. The above offences will be punishable with imprisonment between 3 months and 3 years, and a fine between 3 lakhs rupees and a 5% audited the gross production. The bills prohibits carrying out the abetting unauthorized recording, unauthorized exhibition of the films. Honorable Deputy Chairman, sir, a censor certificate issued by the censor board is valid for 10 years. The government, through this amendment bill, makes a certificate issued by the censor board as a perpetual one. I welcome this proposal because it avoids repeated work of seeking censorship of the film, which was already censored. It will reduce the hardship unnecessary burden to the film producers also. The Act empowers the central government to examine and make the orders in relation to the films that have been certified or pending certification. The board is required to dispose of the matter in conformance with the order. The bill removes the power of the central government. Likewise, the Honorable Minister has to look into the bill, has to remove the powers of the state government in respect of certain areas, including interfering with the fixation of cinema tickets by the respective state governments, like in Andhra Pradesh. Sir, with regard to the with regard to the Telugu industry itself, the Honorable Minister is fully aware is the largest industry, the number 2 in the country. And recently, the Honorable Minister is also well aware, Oscar award was granted, but not to in the Punjab. It has international fame and has got into the picture. This picture is related to basing on the work culture developed in the Telugu film industry, which is known for its perpetuity. So I request the Honorable Minister to encourage the Telugu film industry and to take necessary steps to promote the Telugu industry in the country, particularly because it is getting a worldwide fame and international fame to get it. And another issue is, sir, finally, in Andhra Pradesh government, recently, almost to get into their fold, the cinema heroes are called for, and they are into their fold. Thank you. Then they are interfering with that, sir. Please, thank you. That can be curbed by taking the power of the central government. Please, the central government has to take care of it, sir. Confined to the subject only. Confined to the subject only. Thank you. Thank you. Mani Sri Babu Ram Nishad ji. Mani Babu Ram Nishad ji. माननीय उपसभापति जी, बोलिए आप। आज मुझे इस बिल पे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार, धन्यवाद। निश्चित रूप से आज जो ये बिल माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम देशव्यापी विभिन्न क्षेत्रों पर बहुत कुछ करके खड़े हुए हैं और चलचित्र के माध्यम से भी आम जनता ने पूरे देश में मैंने अपने आप को कई क्षेत्रों पर सीखने का काम हुआ है। फिल्में हमारी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर देश की आम जनता जनार्दन की पाठशाला बनती हैं और निश्चित रूप से जब फिल्में हमारी पाठशाला बनती हैं, फिल्मों को हमारे
अशिक्षित हो, शिक्षित हो, प्रबुद्ध हो, कोई भी हो, सब उसको पसंद करते हैं। बहुत ढेर सारी फिल्में आई जिनसे वाकई में समाज ने बहुत सीखने का काम किया है। पारिवारिक परंपरा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन और सामाजिक रूप से हमको कैसे रहना है, फिल्में हमारा आधार बनी है। लेकिन आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से ये बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात जरूर इसमें सुझाव प्रेषित करता हूं कि जब फिल्म हमारे समाज का आधार बनती है तो जो भी कहानी और कथा पटकथा होती है, उस कहानी कथा और पटकथा में जिस तरीके से हीरो का रोल प्ले होता है, वो निश्चित रूप से उस पिक्चर के अंतर्गत, उस कहानी के अंतर्गत अच्छा सा रोल प्ले करता है। अच्छी सी कहानी का वो पात्र प्रमुख होता है, सराहा जाता है। लेकिन सेकंड, जब उसका कोई निगेटिव पात्र होता है, उसके प्रति जो भी भाव और उसे निगेटिव एक्टर्स का जो रोल प्ले होता है, वो मार धार करके अपने आप को प्रेषित कर देना, अपने आप को खड़ा करना, ये भी पार्ट पिक्चर के अंदर आता है। इसको मुझे लगता है कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई भी अगर कहानी है उसमें और वो गलत करते उस पात्र के द्वारा हो रहा है, तो पूरी न्याय प्रक्रिया का वहां समावेश होना चाहिए। बंदूक चलती है, तलवार चलती है, ये सब प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। हमें आज के दौर पर जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड को और भी विस्तार देना होगा, ताकि समय रहते जो भी हमारी फिल्में आती है उनको बहुत बारीकी से अध्ययन करे और तभी उनको आगे प्रस्तुत करे, ताकि जो भारतीय परंपरा और भारतीय रीति नीति की व्यवस्था को सराहा जाता है पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में हमारे कल्चर को, हमारी व्यवस्था को, हमारी। माननीय बाबूराम के भी 2 स्पीकर हैं आपके दल के। जी, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बारी को ग्राम धन्यवाद। माननीय श्री जी नरसिंह राव। Thank you, sir, for the opportunity. I rise to support the bill, and many members of the film fraternity, film industry supported the bill as soon as Honorable Minister announced it after the passage by the cabinet. Some members, while speaking, said they don't get the time, they don't watch many films. I would confess that I'm a very avid movie watcher, and I find there is a lot to learn from everyone in films. It's not just for entertainment. There is a lot to learn about society and projection of reality. So the creativity of Indian film industry is appreciated all over the world. I would like to make 2 or 3 significant points. One, about theaters, because watching movies, feature films in theaters has been not just a family experience, it has been a community experience for us for decades. And with the rise of OTT platforms, with the massive explosion of digital revolution, digital streaming, I think watching movies in theaters is becoming almost extinct. The footfalls in film theaters has been on the way. And while there are about estimated 9,000 odd theaters in the country, in my home state alone, there are nearly 1,100 theaters. So the threat from the OTT revolution, it's actually a disruptive experience. I think the government, though it falls possibly in the state domain, I would request Honorable Minister to see and somehow try and see the theater, watching movies in theaters as an experience survives and does not become extinct, because it has a lot, it has a lot of connotations for our community experiences as well. And to watch a movie in a place like Delhi, in any multiplex, you spend 500 rupees per ticket. I think it's 450, 500 on an average, practically in most of the theaters. And while an OTT subscription for an entire year you can buy for maybe 300, 400 rupees.
So it is becoming unaffordable for people to go and watch movies in theaters, and therefore this is a matter certainly that needs discussion with the industry and evolving policies in conjunction with the state governments so that we can protect our industry, because a lot of earnings for the industry come from theater ticket sales. Secondly, sir, we are truly a pan-Indian cinema, because we don't have today Hindi cinema and regional cinema, because practically every film made in southern Indian languages is automatically dubbed into Hindi and other languages. And I find many films on YouTube have 3 crore, 4 crore views. And today on OTT platforms, you have simultaneous option to watch movies in multiple languages. While all this is welcome, we need to ensure that our film industry not only survives and thrives. So I just have a couple of points to make. So I would like Honorable Minister to dwell upon the kind of regulations that exist today with regard to regulating OTT content. If there are no such regulations, I would like to know why a Cable Television Act, which controls content on television, why does it not relate even to the OTT content? One. Number two, films that are screened on OTT platforms. What if a film which is censored puts uncensored censored content also on the OTT? What? Because if you're not able to control content on OTT, how are you able to restrict censored content being shown as a part of OTT film industry? If there is no regulation in place, can we have a dialogue with the OTT industry to have self-regulation on OTT content? I would request Honorable Minister to dwell on these points. Thank you, sir. रामदास अठावले जी, माननीय रामदास अठावले, माननीय रामदास अठावले जी। हाँ सर, ये सिनेमा का इतना बहुत ही अच्छा आ गया है भी, सिनेमा में अच्छा परिवर्तन करने का इतना आ गया है यहाँ भी, लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के फिल्म है, वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे हो रहा है फील। तो मुझे लगता है कि ये बिल इतना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे विरोधी दलों की सब सीट मुझे दिख रही है खाली, विरोधी दलों की सीट मुझे दिख रही है सब खाली। माननीय अठावले जी, नरेंद्र मोदी ही है भारत देश के वाली। माननीय अठावले जी, किसे फिल्म है 2024 में INDIA विषय फिल्म है 2024 में INDIA बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे जाता है। रात होगी, प्लीज विषय पर 2024 में INDIA की रात होगी काली, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूँ इस बिल के लिए ताली। ये सिनेमा परिवर्तन के विजय के लिए मैं अनुराग ठाकुर जी को बधाई देता हूँ और हाउस में हंगामा करने वालों का मैं बदला लेता हूँ। ये बिल पास हुआ है ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूँ, ये बिल पास हुआ है बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूँ और कांग्रेस का सामना करने के लिए फिर जल्द ही वापस आता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़े समाज में परिवर्तन करने के विषय पर फिल्म नहीं करती है। आजकल बहुत सारी फिल्में ऐसी आ रही है कि हमारे नौजवान लोग आत्महत्या करते हैं, मतलब उस फिल्म में आत्महत्या करने के लिए ऐसा कुछ सिर्फ होता है, उस पर भी सेंसर बोर्ड ने ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्टिस्टिक फिल्में जो होती है, आर्टिस्टिक फिल्में बहुत सारी पहले आती थी। हमारे दादा साहब फल्के जी ने मतलब महाराष्ट्र में नहीं देश भर में बहुत अच्छी फिल्मों की शुरुआत की और बॉलीवुड ये हमारे मुंबई में
मुंबई का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुंबई प्लेस है। हमारे अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से मुंबई आए, बहुत सारे कलाकार पूरे देश से मुंबई आते हैं, उनको फिल्म में काम मिलता है। मैंने भी उनको फिल्मों में काम किया है, मैं भी मैंने जो एक अन्याय का पत्रिका नाम की एक मराठी फिल्म थी, मैंने टाइटल रोल किया है। जोशी और जोशी या कामले नाम की एक फिल्म है, उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है। मैं ज्यादा काम करता था तो मुझे नहीं आता मुझे मतलब वहाँ ही रहना पड़ता था। मुझे, मैं जब कॉलेज में था तो मैं हर फिल्म देखता था, और इसीलिए मतलब मैं भी कलाकार हूँ। हमारी स्मृति ईरानी जी मतलब उन्होंने भी काम किया हो रहा है आपका। सास भी कभी बहू थी, बहू भी बहू थी, तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ है। और फिल्म हम थिएटर में देखते थे, लेकिन आज जिस तरह हमारे मेंबर साहब ने बताया कि मॉल में मतलब छोटे छोटे थिएटर है, 100 सीट के, 150 सीट के, और 1000 सीट के, 1500 सीट के, मतलब बड़े थिएटर होते थे। वहाँ हम टिकट में हम देखने के लिए जाते थे, तो मतलब कम पैसों में देखने के लिए जाते थे। लेकिन आजकल मतलब काफी इंटरनेट आया है, फिल्म की चोरी होती है, बहुत सारी फिल्में घर में देखी जाती है, इसलिए अपने इनकम में भारी टूट आई है। अपने डिपार्टमेंट को भी पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए मतलब परिवर्तन करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट आया है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बिल का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया इंडिया ये बोल है, लेकिन इंडिया मतलब इनका इंडिया नहीं, इंडिया हमारा है, इंडिया सबका है। लेकिन ये इन्होंने जो INDIA का जो फुल फॉर्म किया है, लेकिन मेरा फुल फॉर्म ऐसा है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, डी का मतलब डेट, जो रेलेवेंट आई का मतलब आइडिया, और ए का मतलब अलायंस। मतलब इनका इसी तरह का अलायंस है, तो ठीक बात है। इसीलिए मैं बिल का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इस पार्टी की तरफ से मैं फिल्म इस विधेयक का सपोर्ट करता हूँ, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है मैं सपोर्ट करता हूँ, और आगे फिल्म इंडस्ट्री और भी अच्छा ज्यादा एक्टिव हो। मैं बीच में अमेरिका गया था, वहाँ मैं और अमेरिका में गया था, मैं लॉस एंजलिस में गया था। बॉलीवुड तो मुंबई में है, लेकिन हॉलीवुड लॉस एंजलिस में है। तो लॉस एंजलिस हॉलीवुड देखकर मैं आया हूँ। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी, प्लीज 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 प्लीज। Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this bill, and I congratulate the Honourable Minister for bringing this bill at an opportune and appropriate time, and and particularly the significant amendments that has come. And as we all know that the original bill, Cinematography Act, was passed in 1952, and that was the only bill at the time, and it was enacted to ensure films, so that films are exhibited within the limits of Indian societal tolerance, which is Article 19 A1 and 19(2) of the Constitution. Now, the provision of Central Board of Film Certification was made in that bill, but the present bill, which has been brought by the Honourable Minister, has brought revolutionary amendments in that bill, and particularly it has 4 tenets. There are prohibition of unauthorized recording and exhibition. Then another related to age-based certification, and another most important point is the validity of certification, perpetual validity of certification, and the revised power of the central government on this bill. So, while discussing on this bill,
particularly regarding the validity of certification, perpetual validity of certification, I would like to highlight one point for the consideration of the minister, so that while replying, he can touch upon this, that the Bill 2023 ensure the appropriateness of film contents for different age groups, and how and what measures will be taken to enforce this classification effectively. The matter is of enforcement. The provision is good. But the second thing that I want to raise, that we all, and many speakers also has mentioned, there is decline in cinema theater, and people, and regarding OTT platform, my colleagues have already raised it. I will not go to the detail of it, but I endorse those views. And I would like to give more attention on the growth of film industry, which is contributing to the present society, and also Indian society is based more or less on the film society, and it has played a very significant role. So I would like to know that it has mentioned about the job creation and generation and revenue generation. I want to know a little more detail about how with this bill as amended will bring job creation and revenue generation. Another important thing that has been brought in this amendment bill is unauthorized film recording. How the bill will tackle the unauthorized film recording and exhibition, especially considering the prevalence of large pirated media network worldwide and the challenges posed by digital platforms facilitating free distribution. I'd like to I like the Honorable Minister to throw some more light on this during his reply. And finally, sir, regarding the certification, regarding the perpetual certification, I would like to know how will the bill maintain continuous oversight to ensure that films still meet the required standards even after they are certified without burdening the certification process. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय जी। अब माननीय मंत्री जी जवाब। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं सबसे पहले तो सभी सदन के माननीय सभी सदस्यों का, जिनमें सबसे पहले स्पीकर श्री प्रशांत नंदा जी, अशोक वाजपेयी जी, एम थम्बिदुरई जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, एच निरंजन रेड्डी जी, पवित्र जी, धनंजय महादिक जी, कविता पाटीदार जी, गीता चंद्र प्रभा जी, विप्लव कुमार देव जी, जी के वासन जी, विजय साई रेड्डी जी, अजय प्रताप सिंह जी, के रविंद्र कुमार जी, बाबूराम निषाद जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, रामदास अठावले जी और भुवनेश्वर कलिता जी, आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए और सब ने बिल का समर्थन किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय उपसभापति जी, बिल्कुल सही कहा सभी माननीय सदस्यों ने कि ये जो सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 है, बहुत लंबा समय लगा। 1952 के बाद 1981 में जब बड़ा संशोधन हुआ, उसके बाद लगभग 4 दशक बीत, लेकिन 4 दशकों में बहुत कुछ बदला है। फिल्में बनाने का तरीका भी और फिल्मों को पायरेसी के माध्यम से चुराने का तरीका और दिखाने का। जहां एक और बात चल रही है कि बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज विद इन फ्यू सेकंड्स जो पायरेटेड आपका कंटेंट है उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है, लेकिन किसी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है।
किसी के धूप में अपना पसीना बहाने पर, किसी ने अपना खून पसीना बहाया है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर जाता है। इसलिए सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत प्रशंसा भी करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। माननीय उपसभापति जी, जैसा सदस्यों ने कहा कि कहने के लिए तो स्पॉट बॉय से लेके साउंड इंजीनियर से लेके एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर अब किसी ने खलनायक की बात भी कर दी, तो किसी ने स्क्रिप्ट राइटर कोरियोग्राफर से लेके मेकअप आर्टिस्ट, सबकी बात। फिल्म पर्दे पर सही कहा किसी ने कि बड़े हीरो हीरोइन दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी होती है और करोड़ों दर्शकों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती है। और देश के कुछ हिस्सों में तो इतना फितूर रहता है कि फिल्म 8 बजे भी लगनी है तो सुबह 5 बजे जाके थिएटर के बाहर बैठ जाते हैं। ये तब होता है कि वर्षों वर्षों तक 1913 से लेकर आज 2023 तक भारतीय फिल्म जगत ने राजा हरिश्चंद्र से लेकर 2023 तक की यात्रा में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं। और एक बात मैं आप सबसे साझी जरूर करना चाहता हूं। आप सबसे मैं साझी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले वर्ष जब मैंने सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ लीडर्स का एक डेलीगेशन होस्ट किया तो दिल्ली में हमने अपनी कल्चरल आइटम्स उनको दिखाने का प्रयास किया। और जब भारत की कल्चरल आइटम्स हुई जिसमें बहुत हमारे ट्रेडिशनल डांसेस से लेकर कल्चर सबको दिखाया गया, तो उन 5 देशों ने, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने कहा कि हम भी अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमने कहा अतिथि इनको अवसर देना चाहिए। और जब मंच पर वो लोग आए तो उन्होंने आकर कोई अपने देश का गाना नहीं बजाया, उन्हें भारतीय फिल्मों के गानों को अपनी आवाज में गाया भी और संगीत भी। और मुझे खुशी इस बात की है कि गाने भी कोई आजकल के नहीं गाए। मिथुन चक्रवर्ती जी के जमाने में उन्होंने गाना क्या गाया, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। आप कल्पना कीजिए आज की पीढ़ी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा आज भी जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और उसके अगले ने क्या गाया, आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये सब दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है और इसको और ताकत देने का काम आज ये महान सदन कर रहा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। और जो सीट पर बैठी हैं वो आईयूए की अध्यक्ष भी हैं, हमारी उड़न परी के नाम से भी जानी जाती। मैं तो इतना कहूंगा, एक बार मैं फुटबॉल का विश्व कप देखने गया 2018 में रशिया में, तो वहां पे इंडियन को देख के तो सीधे कहते हैं राज कपूर के जमाने से शुरू करते, मेरा नाम जोकर के समय से। ये इम्पैक्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। ये हमारे देश की कला, संस्कृति, साहित्य को, यहाँ के समाज का चित्रण दुनिया भर में करती है। और हमें अपनी इस ताकत को समझना होगा। एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव all the ingredients, I'll say, to become the content hub of the world, and India should emerge as the content hub of the world. मिस्टर रेड्डी ने अभी कहा, मिस्टर नंदा ने कहा, बहुत सारे जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा कि हमारे कुछ क्षेत्र में, विशेष तौर पर साउथ इंडिया में, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब फिल्मों का एक बहुत विशाल स्तर किया गया है। अब केवल यहीं तक नहीं, आज विश्व की बड़ी से बड़ी पिक्चरों का पोस्ट प्रोडक्शन काम हिंदुस्तान में होता है। एवीजीसी सेक्टर जो एनिमेशन विजुअल
इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और कॉमिक्स, ये सेक्टर बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है। तो हमें कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए। मैं चेयरपर्सन सर इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ये बिल 2019 में लाया गया तब इसमें केवल छोटा सा संशोधन था। उससे जो आपने आज की समस्या की बात कही उससे उसका हल नहीं हो पाता। इसको वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद हमने इसको पब्लिक के सामने रखा। 2022 में नए रूप में हमने बिल को पब्लिक के सामने रखा, उनके सारे सुझाव आए, पूरी इंडस्ट्री के साथ हमने उनके सुझाव भी लिए और अब एक नए रूप के बीच में द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। इसमें मेजर कंसर्न अमेंडमेंट्स के लिए क्या थे? अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो लिटिगेशन चल रही थी कर्नाटका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसमें सीबीएफसी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उसकी पावर्स क्या है। आप में से कुछ लोगों ने कहा रिवीजन पावर्स किसके पास हो। प्रशांत नंदा जी ने कहा कि उनको भी एक बार दिक्कत आई अपने रीजनल पैनल के सामने, मुश्किल एक पिक्चर के लिए, क्योंकि जो चेयरपर्सन था उसके ही अपने बच्चे की डेथ 12 साल की उम्र में हुई थी और वो उस पिक्चर को नहीं देख सकता था। कोई एक केस ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेशन मिल सके। इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी और सरकार और जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हो, सीबीएफसी, इसके बीच में काफी एक तरह से डिस्टेंस मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी एक अपनी ताकत है। रिवीजन पावर भी सरकार के पास इस बिल के बाद नहीं रहेगी, वो ऑटोनोमिटी सीबीएफसी की बनी रहेगी जो आप चाहते हैं और हम यही चाहते हैं, ऑटोनोमिटी बनी रहे, ऑटोनोमस बॉडी का उसका वो रोल। दूसरा नंदा जी ने कहा कि रिवीजन करने के लिए जब जाए तो सेम मेंबर्स ना हो। हमने इसमें प्रावधान पहले भी था, अब भी करेंगे। रिवीजन के लिए सेम पैनल नहीं बैठेगा, सारे पांचों नाम नए ही होंगे और वही देखेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा, आपका जो लिटिगेशन हमारी चल रही थी, जैसे मैंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो हमने उसको लेकर भी जो प्रोसीजर है इसको और आसान कर दिया है और इसको बिल को हार्मोनाइज किया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह से कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे बड़ी समस्या इस सदन पूरे ने कही, अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, ये जो फिल्म पायरेसी से जुड़ी हुई है। अब मैं देख रहा था कि प्रशांत नंदा जी ने 18,000 करोड़ से शुरू किया तो 22,000 करोड़ तक यही बात पहुंच गई कि इतने की पायरेसी होती है। अब पायरेसी कितने की होती है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहां पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और उसको भी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है, ताकि 5% जो उसकी जो बनाने की कॉस्ट है उस तक जाकर उसका किया जा सकता है, 5% तक उसका, 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म, इतना उसको फाइन हो सकता है। मान लीजिए 1000 करोड़ की पिक्चर बनी तो 50 करोड़ दंड हो सकता है और 3 लाख से लेके इतने तक का दंड हो सकता है। और दूसरा, उसको सजा, हालांकि हमारी सरकार ने डीक्रिमिनलाइज करने का बहुत काम किया सारे बिलों को, यहां पर भी इस बिल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो किसी के जीवन को बर्बाद करने पे आ जाए, किसी की मेहनत को बर्बाद करने के लिए आए, तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इसके अलावा और बहुत सारी
बातें मैं जिस पे आपको एक के बाद दूसरे पे आऊंगा, ये जो पायरेसी का धंधा है इसको दूर करने के लिए अब पहले हम जितने बिल लाते थे एक मजबूरी होती थी कि आर्टिकल 370 35A के कारण जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हमारे कानून लागू ही नहीं होते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 इस देश में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आया जब इस महान संसद ने धारा 370 35A को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया और हमने भी इसमें जो बिल के साथ जुड़ा हुआ जो प्रोविजन है उसको ओमिट करने का काम इसके माध्यम से किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धारा 370 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत एक तरह से शांति भी आई है, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, पथराव की घटनाएं बंद हुई है और हमारे सिनेमा हॉल भी बढ़कर अब 7 होने वाले हैं, जिसमें से बांदीपुरा, गांदरबल और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे इसी महीने तक अगले 1-2 महीनों में नए सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे। तो जो कश्मीर जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी, आज हमारी फिल्में भी वहां पर प्रदर्शित होने का काम जोर शोर से होगा। शूटिंग भी वहां पर होती है, बहुत सारी फिल्मों की पूर्व में शूटिंग हुई, अब उसको भी वहां पर बल दिया जा रहा है। माननीय एलजी महोदय ने बहुत सारे कदम उस दिशा में उठाए हैं। हमारी फिल्मों का कुछ लोगों ने कहा कि क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो बाफ्टा की बात करूं या ऑस्कर की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फिल्मों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, अवार्ड जीते हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है क्योंकि बिजनेस करना एक अलग बात है कि एक फिल्म ने इतना बिजनेस किया। देश के लिए दूसरा बड़ा सम्मान होता है कि रिकॉग्निशन कहां जाकर मिली और बाफ्टा में, ऑस्कर में जाकर द एलिफेंट विस्परर्स को डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में और हमारी आरआर को भी वहां पर ऑस्कर अवार्ड मिले, तो पूरे देश के लिए गौरवशाली पल था जिस सबका हमें खुशी भी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपको कहूं कि हमारी देश की फिल्म इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी है कि हम सेकंड ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री तो है लेकिन लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में हिंदुस्तान में बनती हैं और मैं कहूं कि हम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, इसलिए दुनिया भर के लोग यहां पर आना भी चाहते हैं। हमने अपनी बहुत सारी योजनाएं लाए हैं कि इंडिया में शूट करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उस दिशा में भी लाए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने इंसेंटिव देना शुरू किया है, जहां 2 करोड़ रुपए तक आपको फिल्मों की शूटिंग तक के लिए पैसा भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे वो हमने उस दिशा में कदम उठाए। एवीजीसी के लिए हम बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट्स खोलने वाले हैं ताकि एवीजीसी सेक्टर में हमारे हजारों विद्यार्थी वो प्रशिक्षण ले सके, उनको स्किल्स मिले और फिल्म जगत को उसमें बल मिल सके। टेक्नीशियन से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत ने बहुत प्रगति की है। हमने, जैसा कि मैंने कहा कि कंसल्टेटिव प्रोसेस हमारा इसमें बहुत बड़ा था, 2 साल लगभग हमने उसमें लिए और लगभग हर वर्ग से हमने इस पे सुझाव लिए हैं, उसके बाद ही हम इसको बिल्कुल लेकर आए हैं। अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखें, उसको थ्रेट सबसे बड़ा पायरेसी से इसलिए आता है, आंकड़े में कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये पैंडेमिक के बाद अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट आई, ऑनलाइन डिजिटल पायरेसी फिल्म्स की जो है वो 62% उसमें वृद्धि हुई है, 62% हुई है एक ही महीने में और अप्रोक्सीमेटली 71% भारत की पॉपुलेशन जो है वो ये जानती भी है कि इलीगली रिकॉर्ड करना क्या होता है, पायरेसी क्या होती है और पायरेटेड कंटेंट को शेयर करने से दंड भी मिल सकता है, लेकिन वो बहुत मिनिमल उसमें सजा और प्रावधान उस तरह के थे। तो इसीलिए हमने प्रयास किया है कि ये जो मान लीजिए आप फोन लेके अपना थिएटर में गए, आपने कोई शॉट 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड किया, कुछ समय के लिए किया, लेकिन आप उसको एग्जिबिट कहीं नहीं कर रहे, तो किसी ने पूछा कि क्या उसके लिए भी दंड देंगे? नहीं, उसके लिए दंड नहीं देंगे, हमने उसको सजा नहीं रखी।
लेकिन आप रिकॉर्ड करते हैं पूरी फिल्म और कहीं पर उसको एग्जिबिट करते हैं, उसके लिए इसमें सजा का प्रावधान है 6A के अंतर्गत, वो हमने इसमें रखा ही है। जन विश्वास बिल हम लेकर आए, उसमें भी काफी आपके जो रूल्स हैं, जो हमारे क्रिमिनलिटी उसको कम करने का उसमें प्रयास किया गया है। इसमें जो एज ग्रुप की बात आप में से कुछ सदस्यों ने पूछी, वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि ये कोई जैसे OTT पर है, आप घर पर बैठते हैं, अब केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूल के अनुसार तो एक प्रोग्राम कोड आता है, उसके अनुसार ही आपको टेलीविजन पर प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो उसका उल्लंघन कोई करेगा तो उसमें अलग सजा है केबल टेलीविजन नेटवर्क के अंतर्गत। अब ओवर द टॉप प्लेयर्स जितने भी हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन का हमने एक तरीका रखा है, तो उसमें भी एज ग्रुप्स को अलग अलग रखा और दुनिया भर में ऐसे ही चलते हैं। अब उसमें भी किसी को कोई सजा नहीं दे रहा है, वो एक जागरूकता करने के लिए है कि US 7+ है, तो इसका मतलब कि 7 साल से बड़े वाला देख सकता है, छोटे वाले के लिए माँ बाप तय करें जाना है कि नहीं जाना है। तो कुछ जिम्मेदारी तो समाज को भी अपने ऊपर या परिवार को भी अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। इसी तरह से US 13+ है, US 16+ है, ये उसी दिशा में किया गया ताकि इसको अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए किया जाए, ना कि दंड के लिए किया जाए, उस दिशा में किया गया है। फिर जो चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ फिल्म फॉर टेलीविजन, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने स्वयं कहा, GVL नरसिम्हा जी ने कहा कि 500 रुपए की अगर टिकट खरीदते हैं तो और परिवार के 4 लोग चले गए तो 2000 रुपए तो आपको सिनेमा की टिकट में लग जाएगा, कुछ खाओगे वहां पे तो 1000 रुपए और लग जाएगा। तो एक मिडिल क्लास के परिवार के लिए 3000 रुपए एक पिक्चर देखने में चले जाए, उसका पूरा बजट हिल जाता है। तो उनके लिए फिल्म देखने का एक साधन टेलीविजन रह जाता है। और अगर कोई A कैटेगरी की फिल्म है, S कैटेगरी की फिल्म है और उसमें अमेंडमेंट करके, माननीय अध्यक्ष जी, उसमें अमेंडमेंट करके अगर वो वापस टेलीविजन पे दिखाना चाहता है तो हमने वो प्रावधान भी इसमें कर दिया है ताकि वो भी सारा वहां पे कर सके। पहले के नियम का हिस्सा नहीं था, ऑफिस ऑर्डर से हम करते थे, लेकिन अब इसमें ही उसको प्रावधान कर दिया है। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब टेलीविजन पर भी वो फिल्में देखने का अवसर मिलेगा और आपके लिए सरल हो जाएगा। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स की बात कही, जो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5A में आता है। अब जो हाउस में नहीं है वो तो इंस्पेक्टर राज वाले के समय के हैं, उनको होता था कि जितनी बार जनता इनके पास आए उतना ही उनको और सताया जाए। हमारे समय पे 40,000 कंप्लायंसेस को कम करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 सालों में किया, 40,000। और हमारा प्रयास है कि कम से कम अधिकारियों के पास आपको जाना पड़े। और हम तो ये भी चाहते हैं कभी आपसे कोई गलती हो भी गई तो आप मानकर कह दीजिए गलती हो गई, तो आपको दंड ही ना देना पड़े। हम दिशा में जाने की काम कर रहे हैं, आखिरकार देश के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। तो इसमें भी जो 10 साल के बाद आपको रिवीजन के लिए आना पड़ता था वापस सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो अब आपको परपेचुअल मिल जाएगा, आपको सारी उम्र के लिए मिल जाएगा, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। आप उसको पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया। रिवीजन पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने कही, वो हमने बिल्कुल खत्म कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिवीजन पावर नहीं उसका इस्तेमाल करेगी। जो सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1, जिसको KM शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में कर्नाटक हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ऑर्डर को अपहेल्ड किया था, तो हमने उसको करके अपनी रिवीजन पावर्स को केंद्र सरकार की खत्म कर दिया है। इसमें एक किसी का सुझाव प्रश्न आया था कि कॉपीराइट एक्ट जो है, तो क्या कॉपीराइट एक्ट का क्या होगा। देखिए, आपको इस कानून के अंतर्गत जो है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, इसके बाद इसके अंतर्गत तो 3 साल की सजा वो अलग है। कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत अगर आप अलग से, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं प्रोविजन को, एनी पर्सन हु कमिट्स एन एक्ट दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज 6AA and 6AB will be liable to be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but may be extended to 3 years under clause 7(1)(a) of the 2023 bill. Additionally, the person will be liable to pay a fine
not exceeding 3 lakh rupees, which may extend to 5% of the audited gross production cost of the film. It further clarifies that certain acts as provided under Section 52 of the Copyright Act 1957 will not be punishable under this provision, which is the Section 52 lays down a list of certain types of work such as literary works, film, artistic work, etc., and the types of action which would not be considered copyright infringement. But I have to read a couple of more lines for the knowledge of the House. Under clause 7(1)(b) of the 2023 bill also provides that any person who is holder of the copyright of a film may, and whose copyright has been infringed in the manner provided under clause 6AA and 6AB, can, in addition to actions taken under the Cinematograph Act, take suitable action for infringement of their copyright in the film under Section 51 of the Copyright Act 57, or take suitable action for computer-related offences under Section 66 of the Information Technology Act 2000, or any other relevant laws for time being in force. Further, appropriate government or its agencies shall not be prevented from taking suitable action against an intermediary under subsection 3 of the Section 79 of the Information Technology Act. While inserting clauses for piracy, the 2023 bill aims to harmonize the Cinematograph Act 2023 with the existing laws which address the issues of piracy vis-a-vis the Copyright Act 1957 and the IT Act 2000. So I think this makes the things very, very clear as far as the... There are a couple of more things I think which asked by our honorable members. Vijay Sai Reddy ji asked about the immunity to be given to the producer or to the director. And he also talked about the distribution of the profits to the various stakeholders. And one more thing you said, hero son should not be hero. Okay, that's a hereditary practice. So I think it's let us leave few things to the industry. Let's not restrict it, as we have given more freedom in the OTT sector. But many members also raised few issues related to the OTT sector. Let me say this here. Rules for OTT platform is little different than this. That comes under the Code of Ethics under the IT Act. That gives them the self-regulatory powers. I have noted the complaints received by the honorable members about the language, vulgarity, or nudity, these kind of things which are of concern for any Indian family. I would like to tell the House about 7 days back, I have called a meeting with all the big and the other OTT players in Delhi. और 7 दिन पहले मैं चेयर के सामने कहना चाहता हूं कि 7 दिन पहले जब मैंने मीटिंग बुलाई थी तो इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वालों को मैंने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाओगे तो आप मजबूर करोगे कोई ना कोई और कदम उठाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हम किसी, देखिए आपको क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा स्पेस तो उनको देना ही पड़ेगा और ये नया प्लेटफॉर्म है, थोड़ा समय भी हो सकता है इसमें लगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए। एक बार फिर जब वो अपना रिपोर्ट देंगे क्या क्या कदम वो उठाने वाले हैं, हम उनके सामने इस हाउस में जो बातें हैं उसको अवश्य उनके सामने रखेंगे। जो कालिता जी ने भी कुछ पेरेंट्स के बारे में बात कही, मैंने उसको पहले उसका उल्लेख कर दिया है कि कैसे हम उसका ध्यान रख सकते हैं। नंदा जी के मैंने सभी बातों का जवाब दे दिया।
अशोक वाजपेयी जी ने तो राजा हरिश्चंद्र से लेके बाकी सब तक अपनी बात कही है। तंबिदुराई जी ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री से तो रेड्डी जी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तक बहुत बड़ा योगदान दोनों फिल्म इंडस्ट्री का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का भी हमने कह दिया। अब मैं चाहता था कि पश्चिम बंगाल के सांसद भी यहाँ उपस्थित होते और पश्चिम बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री की बात भी करते, क्योंकि सत्यजीत रे से लेके श्याम बेनेगल से लेके ऐसे अन्य बड़े नाम, अब विप्लव देव जी ने तो एस.डी. बर्मन से लेके आर.डी. बर्मन जी तक को याद किया जो महान संगीतकार थे। और मैं यही नहीं, बाकियों ने भी अपने अपने क्षेत्र के, डॉक्टर सोनल मान सिंह तो अपने आप ही इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, कला संस्कृति साहित्य पूरा सब इसमें। आप सबके जो सुझाव को मैं सुझाव के रूप में ले रहा हूं, जो आपके कंसर्न वाले इश्यूज थे, मैंने अधिकतर इश्यूज का यहाँ पे जवाब दे दिया है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और सवाल है तो एक आपके मन में था कि सॉरी रीजनल लैंग्वेज को लेके, मराठी को लेके धनंजय महादिक जी ने पहले बात कही। मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है सभी में, हिंदी फिल्म में भी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी। और हमारे, मैं आपको इतना ही कहूंगा, हमारे प्रावधान है एनएफडीसी के माध्यम से हम हमारा जो डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कंटेंट, इसको हम सपोर्ट करते हैं एनएफडीसी के माध्यम से। तो आपके ध्यान में ऐसे कोई भी मराठी फिल्म जगत के लोग हों जिनको सहायता की आवश्यकता हो तो एनएफडीसी में अप्लाई करें, उनको वहां से मदद अवश्य मिलेगी। चेयरपर्सन सर, चेयरपर्सन मैम, आई वुड लाइक टू एंड अप बाय सेइंग ये जो 20,000 करोड़ रुपए की हमारा पायरेसी के कारण लॉस होता है, हमें उससे बचाने के लिए बिल लाया गया है। साथ ही साथ हमारे फिल्म जगत की बहुत लंबे समय की मांग, उसको पूरा करने का कार्य इसमें किया गया है। एज बेस्ड सर्टिफिकेशन हमने उसको भी इसके माध्यम से किया है। और हमने जो ऑफेंस हैं एक और से, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया, वहीं पे पायरेसी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद इस लॉ की दृष्टि से इसको हार्मोनाइज करने का काम किया है। और जो हमारी सर्टिफिकेशन के लिए एक सरल प्रक्रिया, उसको भी बढ़ावा देने के इसके अंदर कदम रखे गए हैं। और लंबे समय तक आपको अपने ही इस जो कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसकी परपेचुअल आपको अधिकार मिल सके, उसको भी इसमें प्रावधान है। तो कुल मिलाकर जितने भी मांगे पूरी तरफ से आई थी, हमने सबको इसमें आधार रखा है। और जो पहले कहा गया कि सिनेमा के माध्यम से समाज की कुरीतियों को भी और समाज में किए गए अच्छे कार्यों को भी, और ऐसे लोग जिनके जीवन से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी फिल्में और कंटेंट बना है। और मुझे पूर्ण आशा है कि फिल्म जगत के हमारे कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और फिल्म जगत से जुड़े सभी ऐसे लोग, वो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि भारतीय फिल्म जगत ना केवल दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री बने, वो तो है ही, दुनिया का ऐसा कंटेंट भी हम बना रहे हैं कि जो रीजनल नहीं, वो बहुत जल्दी नेशनल और इंटरनेशनल हो जाता है। ये आज हमारी ताकत बनी है। आज कोई कंटेंट लोकल नहीं, वो बहुत जल्दी ग्लोबल भी हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेंगे, नई सुविधाएं भी देंगे। पायरेसी एक कैंसर की तरह है और इस कैंसर को जड़ से खत्म करने का काम हम इस बिल के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सब ने अपना सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक स्टेट लेवल फिल्म सिटीज की आपने बात कही, मैं चाहता हूं हर राज्य, क्योंकि अब इतने 140 करोड़ की जनता इतनी ज्यादा है कि पूरा यूरोप और रशिया और सबको आप जोड़ लेंगे, ऐसे कई देशों को, उससे ज्यादा हम अकेले। और हमारा कंटेंट भी रशिया से लेके सेंट्रल एशिया तक सब जगह, यूरोप से लेके अब चाइना, कोरिया सब जगह जा रहा है, एशियन कंट्रीज में लग जाता है। यूएई से लेके अरब वर्ल्ड में हमारा भारत का कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है।
तो मेरा निवेदन इतना ही है कि आइए इस बिल को, जो आप सब ने अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, सुझाव भी दिए और उन सब सुझावों को हमने इसमें शामिल किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। The question is that cinematograph amendment bill 2023 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those who against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up the close by close consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those who against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 and 3 are adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment, number 1, by Dr. John Brittas. Member absent. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those who against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 2 to 4 by Dr. John Brittas. Member absent. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those again will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is one amendment, number 5 by Dr. John Brittas. Member absent. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. Those in favor please say aye. Aye. Those again will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 6 and 7 by Dr. Brittas. Member absent. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those again will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. There is one amendment, number 8 by John Brittas. Member absent. I shall now put clause 10 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those again will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Anurag Singh Thakur to move that bill be passed. I move that the bill be passed. Motion moved that bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Special mention. Special mention, Sri Tiruchi Shiva. He wants it on record.
Sri Naresh Bansal. माननीय धन्यवाद सभापति जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दास्ता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। पीएम श्री मोदी जी ने अपने भाषण में आजादी के अमृत काल के लिए अपने बताए 5 प्रणों में से एक प्रण औपनिवेशिक माइंडसेट से देश को मुक्त कराने का भी जिक्र किया था। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। धन्यवाद। Sri Muhammad Nadimul Haq. Dr. K. Lakshman. Sri A.D. Singh. श्री इराना कडाडी। धन्यवाद महोदय। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स 1993 में पहली बार शुरू किया गया था। विकास जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत संसदों द्वारा अनुशंसित विकासात्मक कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराना है। इस निधि के माध्यम से संसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति के निर्माण हेतु विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। एक राज्यसभा संसद अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसका चुनाव उस राज्य के विधायक करते हैं और इसी कारण एक राज्यसभा संसद पर पूरे राज्य के विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। एमपी लैड्स निधि जिला प्राधिकरण के जारी की जाती है और संसदों को पास केवल विकास कार्य की सिफारिश करने की शक्ति होती है। इस निधि के माध्यम से संसद सदस्यों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपए की 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। इस राशि में से 18% जीएसटी, 2% भवन और अन्य कामगार कल्याण उपकार और 2% प्रशासनिक व्यय काट जाता है, जिसके कारण विकास कार्य के लिए उपलब्ध राशि सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख से 4 करोड़ तक मिलती है। यहाँ राशि एक जिले के हर गांव में विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है और सरकारी कर काटने के कारण इसमें और दिक्कत आती है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स एकमात्र निधि है जिसमें
एक संसद व्यक्तिगत स्तर पर अपने क्षेत्र के विकास कार्य की गति दे सकती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली निधि को बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाए और इस निधि के माध्यम से जो भी सामुदायिक संपत्ति का निर्माण होता है उसे कर मुक्त किया जाए। धन्यवाद मोहन। श्री विप्लव कुमार देव। महोदय, पिछले एक साल में दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी टेक्नोलॉजीज और संबंधित प्रणालियों का तेजी से विस्तार हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था और इनोवेशन परिस्थितियों की तंत्र के गतिशील प्रवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए बड़ी क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का अधिक से अधिक दोहन हमारे 1.4 बिलियन नागरिकों को डिजिटल व सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव नागरिक केंद्रित सेवाओं की अधिक कौशल डिलीवरी का कारक बन सकता है। केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए ताकि भारत में तेजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समुचित लाभ उठाया जा सके। देश में सामाजिक प्रभाव के लिए समावेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए व्यापक कार्यक्रम और योजना बनाने के लिए प्रयास किया जाना Your चाहिए। text is in English and you are reading in Hindi. मैं इंग्लिश में बोलूं? हाँ। ये Text हिंदी is in text is in English. Okay. Need to develop a national strategy obtaining artificial intelligence for accelerating India. The rapid expansion of artificial intelligence technologies and the related system has taken place over the last 1 year across the globe. Artificial intelligence has the potential to act as kinetic enabler for the digital economy and innovation ecosystem in India. The optimal harnessing of the potential of artificial intelligence can also lead to more efficient delivery of personalized and interactive citizen centric service through digital public platform to our 1.4 billion citizens. The Union government must develop a national strategy with the objective of obtaining artificial intelligence for accelerating India. That is, artificial intelligence efforts must be made to develop comprehensive programs and schemes for delivering artificial intelligence related transformative technologies to foster inclusion, innovation, and adoption for social impact in the country. These initiatives will strengthen the India capabilities of global leader in creating digital public infrastructure through the development of robust ecosystem ensuring responsible artificial intelligence for all. I urge the government to look into the matter. Thank you. Dr. B. Shivadasan, absent. Sri Manas Ranchan Mangaraj. Srimati Jabi Mehtar Hisham, absent. Dr. Kanimuri NVN Somu. Madam, I lay the special mention on the table as mentions again my name.
demand to ban the online sale of medicines and to regulate e-pharmacies in India with stringent action. I lay it on the table. Thank you. Sri Anil Prasad Hegde, absent. Sri Binoy Vishwam, absent. Sri Lamaram Karim, absent. Sri Santosh Kumar P, absent. Sri Vijayasai Reddy. Thank you, Madam. My special mention is demand to consider railway recruitment of course completed act apprentices, that is CCAAs. It is very concerning that hundreds of eligible candidates, mostly from Andhra Pradesh, are being denied railway recruitment due to an unfair technicality. In 2019, Madam, a notification was issued to fill 1 lakh vacancies, of which around 20,000 posts were reserved for course completed act apprentices, that is CCAAs. Accordingly, candidates completed their course by December 2018 and also cleared the examination and got their National Apprentice Certificate. These candidates, being batch number 109 of apprentices trained in South Central Railway, mostly hailing from Andhra Pradesh. Now, their candidature is being rejected because they did not clear the exam before the cutoff date of 12th April 2019. But this is not the fault of the candidates, since the exam was postponed from April 2019 to July 2019 due to the general elections. It is unfair to penalize the candidates if the exam was postponed because of the circumstances beyond their control, even the certificates issued to the apprentices indicates April 2019 as the date of qualification. It is disheartening that Railways is applying this technicality and leaving hundreds of candidates in lurch. Even previously appointment was given to batch 108 candidates whose exam was also conducted after the cutoff date. The largeness of the affected candidates merits speedy resolution of the issue. I urge the Honorable Railway Minister for his swift intervention, which will provide justice to these candidates who have been waiting for appointment for the past 4 years. Thank you very much, Madam. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 20th July 2023.